कंपनीज के बारे में। चलिए सबसे पहली चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा, अगर मैं बात करता हूं कंपनी, तो कंपनी जो है वो डिफाइंड है किसके अंदर बेटा, 2 सबसेक्शन 20। तो 2 सबसेक्शन 20 के अंतर्गत डिफाइंड है हमारी कंपनी। अब कंपनी के बारे में बात की जाए बेटा, तो कंपनी की अगर डेफिनेशन बोले तो 2 सबसेक्शन 20 बोलता है बेटा, कंपनी मींस कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी कंपनी प्रीवियस लॉ। समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में से बोलूं तो मैं बोलता हूं बेटा कंपनी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या करते हैं बेटा, कंट्रीब्यूट करते हैं मनी या मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक। फिर ये जो कॉमन स्टॉक है इसे अपन बोलते हैं कैपिटल ऑफ द कंपनी। फिर इसी में जो पर्सन कैपिटल लगाते होते हैं अपन क्या बोलते हैं बेटा, मेंबर्स। इस कॉमन स्टॉक को एक बिजनेस में लगाया जाता है, वहां से क्या लिया जाता है बेटा, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को आपस में क्या कर दिया जाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। चलो बात करते हैं अगर अपन कंपनीज की, तो बेसिकली कंपनी के अंतर्गत कुछ खास चीजें होनी चाहिए। कंपनी के अंतर्गत अपन ने देखा था बेटा कुछ खास चीजों में कि भाई अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था क्या बेटा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। याद आ रहा है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था बेटा 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है वो होती है रिस्ट्रिक्टेड। याद आ रहा है। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसके अंदर अगर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होती है बेटा, फ्रीली। समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट अपन ने देखा था कॉमन सील। कॉमन सील के बारे में अपन ने पढ़ा था कि कंपनी की आजकल कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, वो कैसी है दोस्तों, ऑप्शनल, तो आप उसे ऑप्शनल रख सकते हैं। चलिए तीसरी चीज अपन ने देखी थी परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगी। मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इस पर एग्जांपल है, ये मेरी कंपनी है, अपन सब मेंबर्स हैं, कोई बाहर से आया बम मार के चला गया, अब सारे के सारे मेंबर्स की क्या हो गई, डेथ। क्या कंपनी रहेगी कि खत्म हो जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट अगर अपन बात करें तो दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि मेंबर्स की। इसी कारण से अपन ने देखा था बेटा अलग प्रकार की कंपनी थी, अपन ने देखा था एक होती है बेटा लिमिटेड बाय शेयर्स और एक देखा था लिमिटेड बाय गारंटी। याद आ रहा है। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंतर्गत अपन ने देखा था बेटा कि इनमें आपकी अमाउंट ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड रहती है टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। और लिमिटेड बाय गारंटी की बात की जाए बेटा तो इसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि आपको करना पड़ता है अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के साथ साथ आपको पर्टिकुलरली क्या मिल जाता है बेटा, आपको अग्रीमेंट साथ साथ आपको पैसा सब देना पड़ता है। कब बेटा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब यहां पर पहले से पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको बस अग्रीमेंट करना पड़ता है कि आप पैसा दे दोगे, और वो पैसा भी कब देना है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया पक्का। चलो फिर है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं और उसके डायरेक्टर्स अलग हैं। ये कंसेप्ट अपन ने देखा था केस ऑफ व्हाट बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए अपन ने देखे थे कुछ खास केस स्टडीज, जिसके अंदर अधिक पढ़ा था अपन ने सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग और बच्चा एफ गुजर। अगर मैं बात करूं बेटा सोलोमन वर्सेस सोलोमन की, तो अपन ने समझा था सोलोमन कौन था बेटा, एक बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाता था। फिर उसने क्या करी बेटा, एक कंपनी खोली। कौन सी कंपनी खोली थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर्स होते, कम से कम 7। तो उसने अपने घर परिवार में अपने ही बच्चे और लुगाई को क्या बना लिया था, मेंबर, और कुल मिला के 7 मेंबर हो गए कंपनी में, और क्या बन गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और उसने उठा करके अपना जूता बनाने की जो कंपनी थी, बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो कितने में बेच दिया कंपनी को, 39,000 में। उसके अंतर्गत अपन ने देखा था भाई उसने 20,000 रुपए क्या दे दिया, शेयर्स, 10,000 रुपए क्या दे दिया, कैश, और 9,000 के क्या हो गए, डिबेंचर्स। समझ में आ गया। कुछ भी हो सकता है, अमाउंट इतना वो रेलेवेंट नहीं है। अगर मान लीजिए धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, अब मान लीजिए बेटा हुआ ये कि एक ना एक टाइम बेटा धंधा नीचे आने लग गया। जैसे ही धंधा नीचे आया तो कहानी कुछ ऐसी हुई कि कंपनी के पास एसेट्स अब बहुत कम रह गई और लायबिलिटी बहुत ज्यादा रह गई। उसमें लायबिलिटी में मान के चलते बेटा एक्स की थी 3,000, वाई की थी 2,000, इसकी थी कितनी बेटा 4,000। ठीक है, समझ में आए। चलिए अगर अपन बात करें इस केस में डिबेंचर कितने के बच्चे बेटा 9,000, और कंपनी के पैसे भी कितने थे, मान के चलते हैं 9,000। अब कंपनी ने क्या किया बेटा, जब कंपनी बंद हो रही थी तो कंपनी ने पेमेंट किसको कर दिया बेटा, सोलोमन को। जैसी कंपनी ने सोलोमन को पे किया तो वहां पर XYZ को आ गया गुस्सा, और उन्होंने आकर के किसके ऊपर केस कर दिया, कंपनी के ऊपर, कि कंपनी ने तो सोलोमन का
पैसा सोलोमन को ही दे दिया तो हम लोग तो बाहर के लोग देखते ही रह गए, तो साहब हमको पहले पैसा चाहिए। तब कंपनी लॉ में जजमेंट आया कि देखो भाई सोलोमन देखा जाए तो उसके पास है डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स होते हैं सिक्योर्ड, तो सबसे पहले पैसा तो किसको दिया जाएगा? सोलोमन को, डिबेंचर होल्डर्स को। बोले साहब दिक्कत इस बात की नहीं कि आपने पैसा हमको ना दे करके किसी और को दिया, दिक्कत इस बात की कि आपने हमको पैसा देकर सोलोमन को दिया। अरे सोलोमन क्या घर वाले सारे पूरे मेंबर्स हैं, वही अपना पैसा लेकर के बैठ गया और हमें पैसा नहीं दे रहा, ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती है। तब लॉ मेकर ने बताया देख भाई कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं, उसके डायरेक्टर्स अलग होते हैं, तो मतलब अगर आपने सोलोमन को पे किया तो ये मत समझो सोलोमन कंपनी का है, भाई सोलोमन अलग है, उसकी कंपनी अलग है। अगर सोलोमन के बदले कोई एस होता तो मैं दिक्कत नहीं, तो तुम समझो सोलोमन जैसा है, एस जैसा अनजान है कंपनी से, वैसी सोलोमन भी क्या है? एक अनजान इंसान है कंपनी का, कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ गया? पक्का। दूसरा केस हुआ था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग में बोला ये गया था कि भाई एक पर्सन था मिस्टर ली, जो कि कंपनी का सीईओ भी था और साथ ही साथ कंपनी का एम्प्लॉय भी था। कंपनी का एम्प्लॉय था और एयर फार्मिंग से नाम से समझ में आ रहा है बेटा उन लोग क्या उड़ाते थे? प्लेन। और एक बार प्लेन उड़ा के वो ऊपर जो गया वो कभी नीचे नहीं आया। समझ में आ रहा है? बस सुनते जाओ। तो ऊपर गया जो नीचे नहीं आया। अब मान लीजिए बेटा अब हुआ ये कि ली ने, अब ली की जो वाइफ थी बेटा, उन्होंने जाकर के एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड से पैसा निकाल लिया। सारे एम्प्लॉयज विरोध होता है कि भाई वो तो मालिक, वो तो कंपनी का मालिक है, फिर ये एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड से कैसे पैसा निकाला? तो बोले भाई कंपनी के सामने अगर देखा जाए तो वो क्या था? कंपनी का एम्प्लॉय भी था, तो एम्प्लॉय के नाम पे उसको एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड से पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग है, उसके एम्प्लॉय अलग है। समझ में? फिर एक केस और हुआ था बच्चा वर्सेस इनकम टैक्स का। आपको पता होना चाहिए, या फिर नहीं भी पता है तो बस सुन लीजिए बेटा, कि इनकम टैक्स के अंतर्गत एग्रीकल्चर की इनकम क्या होती है? एग्जेम, उस पर टैक्स था। तो एक कंपनी थी बेटा जो करती थी खेती बाड़ी का, और वो इनकम जो भी कमाती थी उस पर इनकम टैक्स पे नहीं करती थी, और फिर कंपनी हमें क्या पे करती थी? डिविडेंड। अब जैसे ही मैंने डिविडेंड लेके घर पहुंचा, मेरे पीछे कौन आ गया? इनकम टैक्स ऑफिसर। वो बोलता है भैया पैसे चाहिए, टैक्स चाहिए। मैं कहा देखो साहब ये पैसा आया कहां से? बोले एग्रीकल्चर कंपनी से आया। मैं कहा एग्रीकल्चर क्या है? एग्जेम्प्टेड है। तो मैंने कहा ये पैसा भी मेरा एग्जेम्प्टेड है, मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ने समझाया भाई तू अलग है और कंपनी अलग है, हमने को क्या दे दिया? एग्जेम्पशन, तुम्हें तो टैक्स देना पड़ेगा। इन तीनों चीजों से क्या समझ में आया कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई भी डाउट तो नहीं इसमें? अच्छे से। तो इन चीजों से आपको एक चीज समझ में आ गई कि कंपनी का एक कंपनी के सामने मेंबर भी रह सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय भी रह सकता है, कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है, कंपनी का डेटर भी हो सकता है, और कंपनी का क्रेडिटर भी हो सकता है। बेटा चलो, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, तो क्या मुकेश अंबानी रिलायंस का मेंबर है? हाँ, 37% होल्ड करता है। डायरेक्टर भी है? हाँ भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो क्या वो एम्प्लॉय भी है? हाँ, 2.5 करोड़ रुपए महीने की सैलरी मिलती है उसको। अगर हम बात करें भाई कि क्या वो कंपनी को उन्होंने कोई लोन भी दिया है? हाँ भाई, दिया भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी का मेंबर भी है, डायरेक्टर भी है, एम्प्लॉय भी है और क्रेडिटर भी है। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छे से? कोई भी डाउट तो नहीं बेटा इसमें? फिक्स? पक्का? सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट बेटा? द सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हो क्या रहा था बेटा, ये सेपरेट लीगल एंटिटी के चलते हुए एक प्रॉब्लम जा रही थी। प्रॉब्लम क्या जा रही थी भाई? प्रॉब्लम ये जा रही थी कि हर कोई बोल रहा था अच्छा कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स अलग है, तो हर कोई कंपनी की आड़ में गंदे घिनौने काम करने लग गया। कंपनी रूपी पर्दा बनाया गया, जिसे अपन बोलते हैं वेल। क्या बोलते हैं बेटा? वेल। और इस कंपनी रूपी पर्दे के थ्रू क्या किया जाने लग गया बेटा? गंदे घिनौने कामों को अंजाम देने लग गए। होता ये था बेटा, कंपनी होते थे, वो डायरेक्टर क्या करते थे बेटा? कंपनी रूपी रहते थे और सारे गंदे घिनौने करते रहते थे। और होता क्या, मान लीजिए गंदे घिनौने काम किए और कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर जैसी कोई बात क्या कर देते थे बेटा? सहारा ले लेते थे कि जो भी काम किया वो किसने किया है? कंपनी ने किया, तो हम लोग लाइबल नहीं होंगे। तो उस समय पर एक कंसेप्ट निकाला गया, जिसे क्या नाम दिया गया? लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट वेल के थ्रू बोला गया भैया ऐसे केस के अंतर्गत हम कंपनी रूपी पर्दे को उठाएंगे, और फिर वहां पे कंपनी ने जो काम किया है और डायरेक्टर्स ने जो काम किया है वो दोनों काम को एक माना जाएगा। लेकिन ये कंपनी रूपी पर्दा हर केस में उठाया
नहीं जाता, ये सिर्फ कुछ ही कुछ केस में उठाया जाता है और इसको उठाने का काम कौन करता है बेटा? कोर्ट। कौन करता है बेटा? कोर्ट। और इसको उठाने के लिए अपन ने देखे थे कुछ अलग अलग केसेस, जिसके अंतर्गत 3 केसेस मेन है बेटा। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, या डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्रोटेक्शन फॉर रेवेन्यू के अंतर्गत अपन ने देखा था बेटा एक केस, याद होगा बेटा आपको, डिनशॉ मानिकजेट पेटेट। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू में हुआ यह था कि डिनशॉ चाचा क्या करते थे बेटा, इनके पास 80 लाख रुपए था और इन्होंने बाजार में 80 लाख रुपए दे के रखा था। कमाई होती थी 8 लाख रुपए की, इनकम टैक्स पे करते थे 30%, लेकिन जब भी इनकम टैक्स देते थे तो खून के आंसू रोते थे बेटा। एक दिन ऐसे ही खून के आंसू भरे हुए बेटा मेरे पास आए और मुझे बोले भाई मैं बहुत परेशान हूं, इतनी मेहनत से कमाई करता हूं और ये पूरा पैसा हमें से 30% पैसा कौन ले आ लेता है? इनकम टैक्स ऑफिसर। मैंने उनको आइडिया दिया कि आप क्या करिए, कितनी कंपनी ओपन कर लीजिए, 4 कंपनी आप क्या करिए, ओपन कर लीजिए और ये 4 कंपनी ओपन करके इन चारों कंपनी के आप क्या बन जाइए? मेंबर। और सारी कंपनी के अंदर कितने रुपए लगा दीजिए? 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख। और अब इस कंपनी के थ्रू बाहर के लोगों को क्या भेजिए? क्या भेजो रे? पैसा। और वहां से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कितना आएगा? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। कंपनी जो है इनकम टैक्स के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपके ऊपर क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। ये मैं उस जमाने की बात करूं जिस जमाने में लिटरली इनकम टैक्स नहीं लगता था कंपनी के ऊपर। आज की डेट की बात करूं तो आज की डेट पर फ्लैट 30% लगता है। 1 रुपए भी कमाओगे तो 30 पैसा देना पड़ेगा, खत्म। ये कंपनी पर है। लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में कंपनी को भी स्लैब में देखते थे कि 2.5 लाख तक कमाएगी तो फिर क्या नहीं देना पड़ेगा? टैक्स। तो मान लीजिए 2 लाख कमा रही कंपनी को टैक्स नहीं देना, और अब तुम तो कंपनी के क्या हो? मेंबर हो। कंपनी से ले लो लोन और उस लोन को कभी रीपे मत करो, तो कुल मिलाकर के तुम्हारे घर पे कितने रुपए आ जाएंगे? 8 लाख। अब अगर इनकम टैक्स ऑफिसर पीछे से आया और उसने क्या मांगा? टैक्स, तो उसको पैसा मत देना, क्योंकि तुम ये बता सकते हो कि ये पैसा इनकम का नहीं है, किसका है? लोन का है। और ऑब्वियस सी बात है तुम कभी लोन रीपे ही मत करना। ऐसे करते करते उसने किसकी चोरी करनी चालू कर दी? इनकम टैक्स की। लेकिन क्या लॉ से ये सब देखा जाएगा क्या? नहीं। लॉ ने बोला भाई ये जो तुमने कंपनी बनाई है महज एक मुखौटा है, मतलब काम तो तुम्हारा ही चल रहा है, पैसा तो तुम्हारे ही घर पे आ रहा है, कंपनी तो कुछ कर नहीं रही है, और जो काम पहले तुम करते थे वो काम में कंपनी से करा रहे हो, मुखौटे के नाम पे क्या कर रहे हो? इतना सारा पैसा खा रहे हो। ये तो बहुत ही गलत बात है और यहां पे कंपनी रूपी मुखौटा को उठा करके देखा जाएगा। समझ में आ गया? और यहां पे कंपनी के काम को तुम्हारा काम माना जाएगा, कंपनी की इनकम को तुम्हारी इनकम माना जाएगा, और तुम्हें क्या पे करना होगा? इनकम टैक्स। कोई भी डाउट? यस और नो? पक्का? चलिए, फिर बोला गया था भाई कि फिर केस स्टडी हुई थी जिसके अंतर्गत अपन ने बात किया था बेटा किसकी? दैट इज अबाउट द फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए कंपनी का होता है फॉर द इम्प्रॉपर कंडक्ट। इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए अपन ने एक केस पढ़ा था बेटा, दैट इज अबाउट द गिलफोर्ड का। ठीक है बेटा, गिलफोर्ड के केस में अपन ने कुछ खास बातें पढ़ी थी, याद होगा आपको। होता क्या था बेटा, अपन एक कंसेप्ट है जो अपन कल और पढ़ेंगे, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। याद आ रहा है बेटा? यस। अच्छा, इसको छोड़ते पार्टनरशिप में तो अपन ने जरूर पढ़ा था क्या कि अगर मैं पार्टनरशिप छोड़ करके जाऊंगा तो क्या मैं कंपीटिंग बिजनेस चालू कर सकता हूं? हाँ। लेकिन क्या मैं सॉलिसिट द ओल्ड कस्टमर कर सकता हूं? नहीं। मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां से छोड़ के गया, पार्टनरशिप छोड़ी नाटक क्लासेस से और मैं बाहर चला गया। मुझे ये बोला गया भाई तेरे को कंपीटिंग बिजनेस करना है कर ले, लेकिन नाम यूज नहीं करेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म नहीं बताएगा और सॉलिसिट द ओल्ड कस्टमर नहीं करेगा। मैंने कहा डन। लेकिन मैंने क्या किया भाई, मैंने अब कहा यार इतने कॉन्टेक्ट्स बने, इतने सारे बच्चे हैं जो मुझे जानते, क्यों ना इन बच्चों से ही अपन अपनी क्लासेस चालू करें। तो मैंने कंपनी खोल दी और कंपनी खोल करके कंपनी के अंतर्गत मैं और मेरा एक फ्रेंड, या मानो मैं और मेरी एक वाइफ, क्या किया बेटा, हम दोनों क्या बन गए कंपनी के मेंबर। कंपनी ओपन किया और कंपनी के थ्रू आपको फोन कॉल्स जा रहे हैं और आपको मेरी कोचिंग की तरफ क्या किया जा रहा है बेटा, अट्रैक्ट किया जा रहा है। बाद में कोचिंग के ओनर आए नाटक क्लासेस के, उन्होंने बोला भाई तुमने मेरे साथ क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट, कि तुम सॉलिसिट द ओल्ड कस्टमर नहीं करोगे। मैंने कहा साहब मैं कहां कर रहा हूं, कौन कर रहा है? कंपनी। वो लगा हुआ है बोर्ड, बातें कर लो उससे। समझ में आया? अब आप मुझे बताइए क्या ये जो कर रहा हूं मैं, क्या ये सही की गलत है? गलत है। नहीं तो ऐसे में मैं क्या करूंगा बेटा, हर गंदे घिनौने काम करने के लिए कंपनी रूपी मुखौटा का पहन लूंगा। आप लोगों से बोलूंगा भाई ये काम मैं नहीं करूंगा, कंपनी के थ्रू वो काम करना चालू कर दूंगा, और ऐसे में देश में शांति बढ़ेगी नहीं। तो इसके चक्कर में क्या कर दिया गया भाई, वो पर्दे को उठाया गया। बोले भाई कंपनी करे या तू करे, दोनों ही शेम है। समझ में आ गया? पक्का? कोई भी डाउट तो नहीं? चले, तीसरा केस जो हमारे बीच में हुआ था बेटा, डेमलर कंपनी। चलो, डेमलर कंपनी वाला केस भी अपन ने पढ़ा था बेटा। डेमलर कंपनी वाला केस क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। डेमलर कंपनी वाले केस में अपन ने समझा था कि भाई हुआ ये था कि एक इंग्लैंड की कंपनी थी और एक
जर्मन्स इसके अंदर बैठे हुए थे, ठीक है बेटा। इंग्लैंड की कंपनी थी, बनी कहां थी? इंग्लैंड में, लेकिन अंदर बैठे कौन थे? जर्मन्स। और हुआ ये था बेटा कि जो इंग्लैंड की कंपनी थी जिसके अंतर्गत जर्मन्स बैठे हुए थे अंदर, तो हुआ ये था कंसेप्ट, भाई जो जर्मन्स है उन्होंने उठा करके इंग्लैंड की कंपनी के नाम पर केस कर दिया। किसके ऊपर? इंग्लैंड वालों के ऊपर। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे। और यहां पर प्रॉब्लम यह थी कि इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। अब क्या हुआ? इंग्लैंड की कंपनी थी लेकिन अंदर सारे जर्मन्स बैठे थे, उन्होंने केस कर दिया इंग्लैंड के ऊपर। और क्योंकि क्या होता है, जब भी हमारे बीच में लड़ाई होती है तो हमारे दुश्मन हमारे ऊपर क्या नहीं कर सकते? केस नहीं कर सकते। तो अब हुआ ये कि भाई इंग्लैंड की कंपनी को केस करने से मना कर दिया गया। तो भाई कोर्ट में जब उन लोग गए तो उन्होंने बोला साहब देखो ऐसा है कि अगर आप जर्मन्स को मना कर रहे हो केस करने से तो हम मानते हैं, लेकिन इंग्लैंड तो आप ही की कंपनी है, आप ही की तो सरजमीन में बनी कंपनी है। नो डाउट अंदर बैठे कौन है? जर्मन्स, लेकिन कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं। तो ऑन दैट बेसिस साहब हम तो अलग ही हैं, तो आपको जो कर रहे हो वो तो इंग्लैंड के नाम पे हो रहा है। तो अगर ये सारे लोगों के ऊपर क्या करना चाहती है? केस करके पैसा लेना चाहती है, तो आपको पैसा दे देना चाहिए। लेकिन लॉ ने बोला भाई देखो ये सब के चक्कर में हम अपने देश की क्या नहीं खेल सकते? एकाग्रता, अखंडता, उसके साथ खेल नहीं सकते, इंटीग्रिटी के साथ खेल नहीं कर सकते। तो ऑन दैट बेसिस तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पर हम तुम्हें और तुम्हारी कंपनी दोनों को क्या मानेंगे? सेम। क्योंकि एट लास्ट इंग्लैंड कंपनी अगर पैसा वसूल करेगी तो भेजेगी किसको? जर्मनीज को। जर्मन्स क्या करेंगे? उससे क्या खरीदेंगे? हथियार। और हथियार खरीद के किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर, जिससे हमारी देश की आबरू, इज्जत, महिमा, गरिमा पर क्या आएगी? आज समझ में आ गया बेटा? पक्का। तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे कंपनी को और उसके मेंबर्स को हम अलग अलग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्योंकि हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट वेल। समझ में आ गया? अरे ऐसा नो? पक्का। चलो फिर कई बार कोई काम ऐसा होता है जो मुझे करने से मना कर दिया गया है। मतलब होल्डिंग कंपनी। कौन सी कंपनी? होल्डिंग कंपनी। तो मुझे किसी काम को करने से मना कर दिया गया। आई एम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुझे कोई काम करने से मना कर दिया गया, मुझसे कोई लाइसेंस छीन लिया, लाइक जियो। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोई तो भी टेलीकॉम सेक्टर का कोई लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा, तो फिर उसको मना कर दिया कि अब तुम ये काम नहीं कर सकते। तो रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने अपनी एक दूसरी कंपनी खोली जिसका नाम क्या रखा? जियो। और उसके थ्रू अगर कंपनी अगर वो यही सर्विस कर रही है जो सर्विस किसको करने के लिए मना किया गया? रिलायंस को। तो क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। अरे भाई एट लास्ट पीछे तो सारा काम किसका चल रहा है? तुम्हारा ही चल रहा है ना। तो ऑन दैट बेसिस अगर तुम अपनी सब्सिडरी से ये सारा काम कराओगे तो वो काम भी अच्छा माना नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो इस जगह पे भी क्या उठा लिया जाएगा? लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट वेल। तो आइए बेटा, लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट वेल कहां कहां होता है? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी और कंपनी फॉर्म फॉर इम्प्रॉपर कंडक्ट। समझ में आ गया? इन सभी के अंतर्गत क्या उठा लिया जाएगा बेटा? वेल उठा लिया जाएगा। कोई भी डाउट इसमें? अरे ऐसा न हो रहे? पक्का। चलिए फिर बात करते हैं बेटा काइंड्स ऑफ कंपनी की। चलिए अगर हम बात करें यहां तक इस चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पक्का। चलो फिर बात करते हैं बेटा किसकी? काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी की बात की जाए तो अलग अलग तरीके की कंपनी है बेटा। एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, on the basis of liability, on the basis of control and on the basis of others. On the basis of size दो प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। on the basis of liability दो प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है शेयर कैपिटल और एक होती है गारंटी। कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट, और अदर के हिसाब से फॉरेन, डोरमेंट और गवर्नमेंट। आइए सबसे पहले बात करने वाले हम किसकी? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। 2 सबसेक्शन 68 के अंतर्गत अपन देखा जाए तो यहां पे तीन चीजें बोलिए। PRL, किसी भी कंपनी के ए में क्या चीजें होती है? PRL होती है। That is P stands for prohibition, R stands for restriction, L stands for limitation। prohibition किस बात का बेटा? To invite the public to subscribe the shares। restriction किस बात का? To transfer the shares। limitation किस बात का? number of members up to 200। अगर ये तीनों चीजें AOA में गिवन है तो कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते, एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते। मतलब इफ यू आई हैव बिकम अ मेंबर बिकॉज ऑफ या बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इफ यू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप क्या नहीं होंगे बेटा? 200 में काउंट नहीं होंगे। अगर आप एक्स एम्प्लॉय हैं तो भी 200 में काउंट नहीं होंगे। ज्वाइंट शेयर होल्डर को कितना काउंट करेंगे? 1। याद आ रहा है ये सब? पक्का। चलिए
दूसरा कंसेप्ट बोलता है बेटा दैट इज अबाउट द पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी टू सबसेक्शन व्हाट बेटा 71. अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज नोन एज अ पब्लिक कंपनी. कितनी प्यारी डेफिनेशन. अगर जो कंपनी क्या नहीं है बेटा, प्राइवेट नहीं है, वो क्या है बेटा, पब्लिक है. समझ में आ गया. चलिए एक और कुछ बात है. बोला गया है अगर मान लीजिए इफ प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी एंड द होल्डिंग कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी. क्या बोला बेटा, इफ अ प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी एंड अ होल्डिंग कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, देन दैट प्राइवेट कंपनी विल आल्सो बी डीम्ड टू बी द, बोलो बेटा, पब्लिक कंपनी. समझ में आ गया. चलिए तो अगर हम बात करें तो उस बेसिस पर क्या बोला गया बेटा, बोला ये क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी प्राइवेट कंपनी क्या है बेटा, एक सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन उसकी होल्डिंग कंपनी क्या है बेटा, एक पब्लिक कंपनी है, तो उस केस के अंतर्गत वो प्राइवेट कंपनी विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी. याद रहेगा. चलिए प्राइवेट के दो भाई हैं बेटा, दो पार्ट हैं, उसके अंदर एक है स्मॉल कंपनी और एक है ओपीसी. क्या मैं जान सकता हूं बेटा ओपीसी कौन होता है? बोलिए बेटा, 1% कंपनी. 1% कंपनी की बात की जाए तो 1% कंपनी मतलब कि एक ऐसी कंपनी हो जाती है बेटा जो कंपनी पर्टिकुलरली जिसके अंदर मिनिमम भी 1 होते हैं और मैक्सिमम भी 1 होते हैं. अच्छा, क्या इसके अंतर्गत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं? किसके? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उसके पास क्या लगते हैं बेटा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन. तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं उसके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के. चलिए बात करते हैं आगे. अगर हम बात करें बेटा तो इसके लिए बोला ये गया है कि यहां पर अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी की बात करें तो इसके अंदर एक होता है बेटा मेंबर, और मेंबर जो होता है बेटा वो वही इंसान बन सकता है जिस इंसान ने क्या किया हो बेटा, जिस इंसान ने 3 बातें पूरी की हो. पहला वो दैट इज नेचुरल पर्सन, दूसरा क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन, और तीसरा क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया. अच्छा, अगर ओपीसी जो है वो ओपीसी सिर्फ तब तक रह सकती है अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट बी लेस देन व्हाट बेटा 50 lakhs एंड उसका एवरेज टर्नओवर मस्ट बी लेस देन 2 करोड़, तो ही क्या रह सकती है ओपीसी. अगर इससे ऊपर का क्या जाता है पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर, तो उसको अपने आप को कन्वर्ट कराना पड़ता है किसी और कंपनी में. समझ में आ गया पक्का. अच्छा, इनका एक नॉमिनी भी होता है. नॉमिनी मतलब कौन होगा बेटा, मेंबर के मरने के बाद जो कंपनी को संभालेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉमिनी. क्या नॉमिनी के अंतर्गत भी ये तीनों बातें पूरी होनी चाहिए? हाँ, पहला वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. अच्छा, सिटीजन ऑफ इंडिया और रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलग अलग बात है. हाँ, जिसके पास पासपोर्ट है वो कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो पिछले साल इंडिया में कम से कम 182 डेज रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेसिडेंट इन इंडिया. कोई भी डाउट? अच्छा, एक इंसान कितनी ओपीसी में मेंबर हो सकता है? एक ओपीसी में कितना मेंबर हो सकता है? अच्छा, एक इंसान कितनी ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है? और एक ओपीसी में कितने नॉमिनी हो सकते हैं? एक. लेकिन क्या अचेनाटा एक कंपनी का मेंबर एक कंपनी का नॉमिनी हो सकता है? हाँ, मैं एक कंपनी का मेंबर और एक कंपनी का बकायदा क्या हो सकता हूं बेटा, नॉमिनी. अगर मैं एक कंपनी का मेंबर और एक कंपनी का नॉमिनी होता हूं तो बेटा बोला ये क्या, उस केस के अंतर्गत अगर मान लीजिए मैं, अगर कहानी कब खराब हो जाएगी, जब मैं जिस चीज का नॉमिनी हूं उसका मेंबर का डेथ हो गया, तो उसका मेंबर का डेथ हो गया तो अब मैं नॉमिनी की पोजीशन से उसमें किस में आ जाऊंगा, मेंबर में. इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक कंपनी में तो ऑलरेडी मेंबर हूं और दूसरे में मैं क्या बन गया, मेंबर, बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर. तो इस केस में क्या होगा, मुझे मिलेंगे 180 डेज ये सोचने के लिए कि मैं किस कंपनी का मेंबर रहना चाहता हूं. मतलब एक कंपनी से मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा. कोई भी डाउट? पक्का. चलो फिर दूसरा कंसेप्ट है कौन सी कंपनी दोस्तों, स्मॉल कंपनी. टू सबसेक्शन 85. स्मॉल कंपनी क्या बोलती है बेटा, एक ऐसी कंपनी इन विच द पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakhs एंड द एवरेज एंड द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़. एक चीज याद रखना, यही लिमिट आपने कहां देखी, ओपीसी में. लेकिन ओपीसी में उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर था और यहां पे सिर्फ क्या है, टर्नओवर है. समझ में आ रहा है? तो अंतर याद रखेंगे. कोई भी डाउट? पक्का. तो ये कौन सी कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनी. चलो फिर बात करते हैं बेटा शेयर कैपिटल कंपनी और गारंटी कंपनी. आप मुझे बताइए बेटा कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके अंतर्गत शेयर्स होते ही होते हैं? कौन सी ऐसी कंपनी जिसमें हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते? गारंटी. किसके अंतर्गत पहले पैसा देना पड़ता है और किसके अंतर्गत वाइंडिंग अप है? कौन सी कंपनी शेयर कैपिटल है जिसको तुरंत पैसा चाहिए कि बाद में? तुरंत. और किसके लिए गारंटी वाली अच्छी है? जिसको बाद में पैसा चाहिए. चलो, कौन सी कंपनी के अंतर्गत मैं अग्रीमेंट से लायबल होता हूं?
गारंटी, और किसके अंतर्गत मेरी लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू द अनपेड शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? पक्का? चल, अगर हम बात करें बेटा इसके बाद, तो हमारी एक कंपनी हो गई है बेटा, पूरी दो हो गई, एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल। और अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो शेयर कैपिटल, गारंटी हो गई। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात की जाए बेटा, तो दो ही लोग हैं बेटा, जो इसके तीन ही कंपनीज है जिसमें आती है, एक है पापा, एक है बेटा, और एक है एसोसिएट। ठीक है बेटा, अपन कंट्रोल या तो पापा से होते हैं या तो फिर बेटा दोस्त से होते हैं, और अपन तो बेटा है ही बेटा। समझ में आ गया? चलो, तो अगर हम बात करें, पहले बात करेंगे पापा की। पापा की बात करें बेटा, तो पापा जब भी देखते हैं क्या बोलते हैं? 4-6 लगाऊंगा। समझ में आया बेटा? मेरे को देख के बोलते लगाऊंगा, आपको दे ही देते हैं बेटा। आइए, तो अगर हम बात करें टू सबसेक्शन व्हाट बेटा? 46 होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है बेटा? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी बेटा कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज व्हाट बेटा? सब्सिडरी। पापा वो है जिनका बेटा है। ऑसम बेटा। तो बेटा कौन है? बेटा वो है बेटा जो अपने पापा से दुगना है और एक कदम आगे है। तो 46 का क्या हो गया बेटा? दुगना, 4 का 8 और एक कदम आगे 6 का 7, तो टू सबसेक्शन 87। अब बेटा कौन है? बेटा वो है बेटा जिसके पापा नहीं है, वो नहीं बेटा। यहां पर बेटा वो है बेटा जिसमें दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है मोर देन, कितना बेटा? more than 1/2 of the total share capital, where share capital is equal to equity share capital plus convertible preference share capital। या फिर वो कंट्रोल का कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि होल्डिंग कंपनी अपनी इच्छा से अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। समझ में आ गया? पक्का? फिर होती है हमारी दोस्त कंपनी, जो हम दोस्त को बोलते हैं बेटा, वो है हमारा दैट इज टू सबसेक्शन 6। आइए बेटा, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी रिलेशन टू अनदर कंपनी क्या होती है बेटा? एक ऐसी कंपनी जिसका दूसरी कंपनी पर क्या है होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बेटा? 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, वेयर टोटल शेयर कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कोई भी डाउट? पक्का? कितने हो गए? एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। कोई भी डाउट इसमें? चलिए, अब बात करेंगे किसकी? अदर्स की। अदर्स के अंतर्गत है बेटा 3 कंपनी। पहली कंपनी का नाम है बेटा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी है बेटा दैट इज टू सबसेक्शन 42। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहां पर है टू सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब क्या होता है बेटा? फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्या बोला बेटा? विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर बाय इटसेल्फ, वेदर थ्रू एन एजेंट, वेदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या बोला बेटा? वेदर बाय एजेंट, वेदर बाय इटसेल्फ और वेदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। समझ में आ गया बेटा? पक्का? चल, नेक्स्ट है बेटा गवर्नमेंट कंपनी। अपनी गवर्नमेंट में पार्टीज कितनी है बेटा? 4-5। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, निर्दलीय, खत्म। 4-5। समझ में आ गया बेटा? तो 4-5 ही पार्टीज हैं, तो वो हो गया टू सबसेक्शन 45। इट मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सी कंपनी? कौन सा कैपिटल? पेड अप। यहां पर टोटल नहीं है, यहां पर पेड अप है। समझ में आया? और वो भी मोर देन नहीं है, नॉट लेस देन 51% है। अरे बहुत मायने रखता है, सुनो ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीसी लिमिटेड में 50.8% का स्टेक लिया है। क्या किया बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीसी लिमिटेड में 50.8% का स्टेक लिया है। मैं जानना चाहता हूं एनपीसी गवर्नमेंट कंपनी है? क्यों नहीं है? क्योंकि कम से कम कितना होना? 51%। लेकिन एक कोई कंपनी है बेटा सीजी लिमिटेड, उसने एनपीसी लिमिटेड में 50.8% का इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड किया है। तो मैं जानना चाहता हूं बेटा क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी में आते हैं? हाँ, सोच लो। हाँ, क्योंकि 50 से ज्यादा। अंतर समझ में आया? पक्का? चल, it means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is either held by central government or state government or partly by central government or partly by स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया? ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? गवर्नमेंट कंपनी, या फिर गवर्नमेंट कंपनी का बच्चा इज ऑल्सो नोन एज
गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आ गया बेटा? पक्का? चलो फिर डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है, इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 नहीं है। डॉर्मेंट कंपनी मतलब नाम मात्र की कंपनी। डॉर्मेंट पार्टनर, डॉर्मेंट बच्चा, वैसे डॉर्मेंट कंपनी। जैसे डॉर्मेंट बच्चा आप लोग बेटा, नाम मात्र के बच्चे, ठीक है बेटा, आइए। और फिर डॉर्मेंट कंपनी मतलब नाम मात्र की कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके अंतर्गत कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, एक ऐसी कंपनी जो हाईली इनएक्टिव है, और एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ आई है टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ऐसी कंपनी जो सिर्फ एसेट के लिए आई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए आई है, जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, और जो हाईली इनएक्टिव कंपनी है उसे अपन क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट कंपनी। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस कैरी नहीं करती, एक ऐसी कंपनी जिसका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। कितने साल बेटा? 2 साल। या फिर उन्होंने फाइल ही नहीं किया, किसको बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और एनुअल रिटर्न को। कितने साल? 2 साल। समझ में आ गया? अच्छा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सारे ट्रांजैक्शन इन्हें छोड़ के, सारे ट्रांजैक्शन इन्हें छोड़कर विल बी टर्म्ड एज व्हाट बेटा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप रजिस्ट्रार को कुछ पेमेंट कर रहे हो, चल जाएगा। अगर आप इस एक्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ कर रहे हो, चल जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस के लिए कर रहे हो, चल जाएगा। शेयर्स को अलॉट कर रहे हो, चल जाएगा। इन खर्चों के अलावा अगर कोई और खर्चा किया तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। और आपको 2 साल क्या नहीं करना है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। अगर आप 2 साल तक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करते, अगर आप 2 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं करते, और अगर आप हाईली इनएक्टिव होते हैं, तो ही आप क्या कहलाते हैं? डॉर्मेंट कंपनी। कोई भी डाउट? फिक्स बेटा? पक्का? अच्छे से चलिए। हाँ बेटा, डॉर्मेंट कंपनी के लिए सेक्शन जो है देख लेते हैं बेटा। यहां पर 45 नहीं है ना बेटा? 455। ओके, लिस्टेड अनलिस्टेड। एक से फॉरेन कंपनी हो गया, उसके बाद ये हो गया रेवोकेशन। ओके, हाँ 455 है, ठीक है। चलो, कोई भी डाउट इसमें बेटा? अरे ऐसा नो? पक्का? चलो, उसके बाद बेटा बात करते हैं और भी कंपनीज की बेटा। तो अपनी कौन कौन सी हो गई बताइए? पब्लिक कंपनी हो गई क्या? अरे हाँ या ना? ओके। प्राइवेट कंपनी हो गई क्या? हाँ। ओके। लिमिटेड बाय शेयर्स हो गई? हाँ। लिमिटेड बाय गारंटी हो गई? हाँ। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी, बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अनलिमिटेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी बेटा जिसके अंतर्गत मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, इसमें उनका घर और बार दोनों बिक जाता है। चलो, फिर है बेटा 1% कंपनी, अपन ने पूरा पढ़ लिया। यस बेटा। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया है किसके बारे में बेटा? प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया है। उसके बाद है पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, वो भी पढ़ लिया है। होल्डिंग कंपनी पढ़ लिया, सब्सिडरी कंपनी पढ़ लिया, एसोसिएट कंपनी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड कंपनी बेटा? एक ऐसी कंपनी विच हैज बीन लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी बीएससी मत लिख के आना, क्या लिख के आएंगे? एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी। और एक ऐसी कंपनी बेटा जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अनलिस्टेड कंपनी। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, फिर अगर हम बात करें बेटा बहुत ही प्यारी कंपनी, स्वागत करेंगे बेटा इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, एनपीसी। व्हाट इज एनपीसी बेटा? नाटा प्रोफेशनल क्लासेस। आइए बेटा, जैसा नाम वैसा काम, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बेटा। यस। तो अगर हम बात करें बेटा नाटा प्रोफेशनल क्लासेस, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट नहीं कमाती है। इसका मतलब पैसा नहीं कमाती, बैंकर कमाते, लेकिन क्या नहीं कमाती बेटा? प्रॉफिट नहीं कमाती। प्रॉफिट नहीं कमाती कहने का मतलब यह बेटा हम जितना भी पैसा कमाते हैं ये हम उसी काम में लगा देते जिस काम के लिए हम बनाए गए हैं। मतलब हम प्रॉफिट के नाम पर अपने घर पे कुछ भी लेकर के नहीं जाते। बेसिकली दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एटसेट्रा। और क्या ये डिविडेंड देती हैं?
नहीं, ये बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती, इसीलिए इन्हें प्यार से बोलते हैं लाइसेंस्ड कंपनी। क्या बोलते हैं बेटा? लाइसेंस्ड कंपनी। और इनको लाइसेंस कौन देता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि इन्हें लाइसेंस मिलता है तो इनको कुछ थोड़ी इज्जत भी मिलती है। इज्जत के नाम पर इनको ना तो प्राइवेट लिमिटेड ना तो पब्लिक लिमिटेड, इनको अपने सरनेम पर ना तो प्राइवेट लिमिटेड ना तो पब्लिक लिमिटेड दोनों लिखना नहीं पड़ता। और इनको पूरे मजे किसके मिलते हैं बेटा? लिमिटेड कंपनी के मिलते हैं। बस नाम पे ये ना तो प्राइवेट लिखते ना तो पब्लिक। लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया जिस काम के लिए इन्हें पैदा किया गया था। तो आप मुझे बताइए, क्या इनका लाइसेंस रहेगा कि छीन लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। और जब भी लाइसेंस को छीना जाएगा तो वापस से कौन सा नाम रख देंगे बेटा? लिमिटेड या पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड नाम को वापस से दे दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बेटा लाइसेंस छीन लिया, आपके नाम के पीछे पब्लिक और प्राइवेट रख दिया, लेकिन आप क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थे, एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से आए थे, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया और खूब सारा दान पुण्य के नाम पे पैसा दिया। अब आपने अपने सरनेम में पब्लिक और प्राइवेट लगा दिया और फिर उस पैसे का मजा ले रहे हो, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तो आपके पीछे सरनेम तो लगा ही देंगे, साथ ही साथ आपकी कंपनी को हम दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेशन का ऑर्डर दे देंगे। कंपनी बंद नहीं करेंगे, बंद करेंगे तो पैसा हम ही खा के बैठ जाएंगे। समझ में आ गया? बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो हमारी कंपनी को बंद नहीं करते, हमारी कंपनी को अमेलगमेट करा दिया जाता है किसी दूसरी कंपनी के साथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर दे सकती है और ऑर्डर देकर के हमारी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ क्या करा देगी? अमेलगमेट। और जो दूसरी कंपनी होगी, क्या वो कंपनी भी एनपीसी होनी चाहिए? हाँ। और क्या वो उसका भी ऑब्जेक्ट हमारी कंपनी के साथ सिमिलर होना चाहिए? हाँ। समझ में आ गया? पक्का? अगर मान लीजिए हमने कोई गंदा घिनौना ये काम किया है तो क्या हमें सजा मिलनी चाहिए? हाँ। और सजा के नाम पे बेटा बोला जाता है, जो कंपनी है बेटा उसको सजा मिलती है 10 लाख से 1 करोड़। कितने मिलती है? 10 लाख से 1 करोड़। और जो ऑफिसर होते बेटा उनको लगता है 25,000 से लेकर के 25 लाख तक। कितना बेटा? 25,000 से लेकर 25 लाख तक। वापस कंपनी को कितनी मिलती है? 10 लाख से 1 करोड़। ऑफिसर को कितनी लगती है बेटा? 25,000 से 25 लाख तक। और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मतलब इंप्रिजनमेंट होगी 3 साल के लिए, फाइन लगेगा 25,000 से 25 लाख तक, और शक्ल अच्छी नहीं हुई तो दोनों में से दोनों। समझ में आ गया बेटा? पक्का? तो इंप्रिजनमेंट है 3 साल, फाइन है 25,000 से 25 लाख, शक्ल अच्छी ना होने पर दोनों में से दोनों। कोई विदाउट शिंपाल? अरे ऐसा नो रे, पक्का? चल, डोरमेंट कंपनी पढ़ लिया। आइए बेटा बात करते हैं निडी कंपनी की। आइए बेटा, निडी कंपनी, ये कंपनी वही है बेटा जो किटी पार्टी जैसी होती है। हाँ या ना बेटा? यस बेटा। अपन ने देखा था किटी पार्टी में आजकल क्या होता है, बताइए बेटा। अपन क्या करते हैं बेटा? अपन पर्टिकुलरली बहुत सारे लोग किटी पार्टी के मेंबर्स बनते हैं। वो सभी लोग क्या देते हैं बेटा? पैसा। अरे सभी लोग क्या देते हैं? पैसा। और हर दिन किसी का नाम आता है और वापस से एक मेंबर को पूरा पैसा मिल जाता है। 12 लोग हैं, 1-1 लाख रुपए का निकाल करके टेबल पे रखते हैं, चिट्ठी उड़ाई जाती है, एक का नाम आता है, उसको पूरे 12 लाख दे देते हैं। तो 12 लाख एक बार मेरे पास आते हैं, फिर 12 महीने तक मैं 1-1 लाख रुपए देता हूं। मतलब 12 लाख आए, 12 लाख गए, तो बचा क्या? नाश्ता। अरे सबके घर पे मिलते ना हम लोग, तो सबके घर पे मिलते तो नाश्ता मिलता है बेटा। तो 1-1 लाख ऐसा थोड़ी ना रोड पे खड़े होके 1-1 लाख कर रहे, किसी के घर जाते हैं, वहां पे 1 लाख रुपए टेबल पे रखते हैं, तो जिसके घर गए वहां पे क्या मिलेगा? नाश्ता। तो ऑब्वियसली बात है, यही कंसेप्ट जो आज की टाइम पे चल रहा है किटी पार्टीज वाला, वही कंसेप्ट निधि कंपनी है। निधि कंपनी पैसा लेती भी मेंबर से है, पैसा देती भी मेंबर्स को है। समझ में आ गया बेटा? तो यही लिखा, निधि कंपनी विच हैज बीन कॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ thrift and saving among its member, receiving deposit from and lending to members only। अरे आया कि नहीं आया बेटा? पक्का? अच्छे से? तो इनका मेन यही। अच्छा देखो बेटा, अब जैसे किटी पार्टी होती है ना आपके घर परिवार में, अगर होती होगी तो देखा होगा बेटा, मम्मी ये बोलती है अरे नहीं यार इस बार खर्चा नहीं करना, किटी में पैसा देना है, या किटी के लिए पैसा ही नहीं है। या फिर पापा जाते होंगे तो मम्मी मांगती होगी किटी के लिए पैसे दो, है घर पे ऐसा कुछ है नहीं है? हाँ बोल दो ना, तुम्हें क्या करना, ठीक है बेटा? तो हाँ बोलो ताकि मैं तो आगे बढ़ूं। यस। तो अगर हम बात करें, यस बेटा, तो ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होता है ना, कॉस्ट कटिंग। मम्मी को रहता है कि यार किटी के लिए पैसे अपन को अरेंज करना है, तो मम्मी क्या नहीं करती है बेटा, कहीं खर्चा करना होता है तो अभी उस खर्चे को रोक देती है के लिए बेटा, क्योंकि किटी में अपन को क्या देना है? पैसा। तो इससे मम्मी के अंदर कौन सी हैबिट आ रही है बेटा? कॉस्ट कटिंग, सेविंग की। समझ में आ रहा है? अरे ऐसा नो? पक्का? चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट इज नोन एज पीएफआई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के क्या है बेटा? एग्जाम्पल है, मतलब इसका समझो तुम, इसकी डेफिनेशन अपने आप में एग्जाम्पल है बेटा। तो अगर हम बात, इसके एग्जाम्पल ही अपने आप में डेफिनेशन है। जो क्या बोलते हैं बेटा? जो ये बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब कि LIC, IDFC, UTI या फिर
कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या सच अदर इंस्टीट्यूशन विच में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद व्हाट बेटा, आरबीआई। तो एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद आरबीआई अगर नोटिफाई किया हो तो उसे आप क्या बोल सकते हो, पीएफआई। लेकिन ऐसे राह चलते किसी को भी नोटिफाई नहीं करते। नोटिफाई तभी किया जाता है जब वो चीज, जो भी एंटिटी है, वो बनाई गई होगी किसके द्वारा बेटा, सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के द्वारा, और जिसके अंतर्गत 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। समझ आ? तो दो कंडीशन जरूरी है, पहला सेंट्रल एक्ट से बनना चाहिए, स्टेट एक्ट से बनना चाहिए, और दूसरा बोलेंगे बेटा उसके अंदर 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगी या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेगी, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेगी। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? कोई भी डाउट तो नहीं इसमें? चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे दूसरी कंसेप्ट के बारे में। आइए बेटा बात करते हैं सबसे पहले, दैट इज अबाउट दी MOA AOA, बात करते हैं इनकी। चलिए मैं जानना चाहता हूं बेटा, अगर हम बात करें कंपनी के अंतर्गत दो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और वो दो डॉक्यूमेंट्स के नाम क्या है बेटा, MOA और AOA। MOA की बात की जाए बेटा तो MOA का मतलब होता है बेटा दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपने आप में बहुत भारी डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो है बेटा, ये डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी के बारे में बताता है, कंपनी कौन है, कहां से आई है, कहां को जाएगी, कंपनी क्या क्या करेगी, ये सारा कहां लिखा रहता है बेटा, MOA के अंदर। MOA के अंदर कुल मिलाकर के 6 क्लॉज होते हैं। 6 क्लॉज को बोलते हैं नसॉल का। क्या बोलते हैं? नसॉल का। वेयर N stands for, S for, O for, L for, C for, A फॉर एसोसिएशन क्लॉज, और ओपीसी के लिए एक है अलग से नॉमिनेशन क्लॉज। समझ में आ गया? तो होते 6 क्लॉज है जिसे अपन क्या बोलते हैं, नसॉल का। अच्छा, नेम क्लॉज के अंतर्गत क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया? या तो वो होगा पब्लिक लिमिटेड या तो होगा प्राइवेट लिमिटेड। सिचुएशन क्लॉज में लिखा रहता है रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी किस चीज के लिए बनाई जा रही है वो किस में दिया जाता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में। लाइबिलिटी में लिखा जाता है मेंबर की लाइबिलिटी, कि क्या वो लिमिटेड है या फिर वो अनलिमिटेड है, या लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है। फिर कैपिटल में लिखा जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसके अंतर्गत लिखा जाता है क्या बेटा, कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। उसके अंतर्गत 3 चीजें लिखी जाती है, टोटल शेयर कैपिटल इनटू अमाउंट दैट इज फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आपने टाटा मोटर्स का देखा था एमओए? ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी, 400 करोड़ ऑफ 40 करोड़ शेयर्स ऑफ 400 करोड़ 40 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, टाटा मोटर्स लिमिटेड लिखा था। सिचुएशन क्लॉज में क्या लिखा था, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ऑब्जेक्ट में जमाना भर का लिखा था, एक्सचेंजिंग, मेकिंग, असेंबलिंग, रिसेंबलिंग, एक्सपोर्टिंग, लेटिंग ऑन हायर, जमाने भर का, मोटरसाइकिल, ट्राइसाइकिल, बुलडोजर, अरे याद आ रहा है, ये सब लिखा था। चलिए फिर एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में कितने लोग होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2। याद है बेटा टाटा मोटर्स का एसोसिएशन क्लॉज? टाटा मोटर्स के एसोसिएशन क्लॉज के अंतर्गत अपन ने देखा था बेटा कितनी चीजें देखी थी उसके अंतर्गत, पहला टाटा, दूसरा सकलाटवाला, तीसरा मोदी श्रॉफ मिठाई, चौकसी लाम मदान। क्या बोल रहे हैं, याद है? तो ये सब क्या है बेटा, एसोसिएशन क्लॉज के मेंबर्स। दीज आर नोन एज फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कोई भी डाउट? पक्का? चलो एमओए के अंतर्गत अपन ये कंसेप्ट देख लिया था बेटा, ठीक है। चलो एमओए के बाद अपन बात करेंगे इसकी बेटा अबाउट दी एओए की। अच्छा, एमओए के अंतर्गत अपन ने देखा था कि भाई ये अलग अलग टेबल्स के फॉर्म पे बनता है। याद आ रहा है बेटा? टेबल कौन कौन सी थी, ABCDE, याद आ रहा है? चलो ABCDE के अंतर्गत ए किसके लिए होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, बी किसके लिए होती है, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। याद आ रहा है? चलो सी किसके लिए, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। डी किसके लिए, अनलिमिटेड कंपनी, और ई किसके लिए, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? पक्का? ऐसे ही आर्टिकल का भी है। आर्टिकल क्या है, FGHIJ, याद आ रहा है? अच्छा, आर्टिकल्स के अंदर ऊपर नीचे हेरफेर हो गया, लिख रहा है सामने तो पढ़ा देता हूं, ठीक है। FGHIJ में F क्या है बेटा, लिमिटेड बाय शेयर्स, G क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, फिर H क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी, फिर I क्या है, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग
शेयर कैपिटल, और जे क्या, ओनली अनलिमिटेड कंपनी। अरे समझ में आ रहा है? तो ऊपर नीचे हो गया ना। टेबल के नाम आपको याद करने अनिवार्य है। हो सकता है ऐसे ही पूछ ले, एकदम चिल्लर क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए फॉर्मेट ऑफ एमओए कौन सी टेबल्स पे दिया है, तो ये है। समझ में आ गया? पक्का? चलो आइए आगे बढ़ते बेटा अपन, फिर ध्यान से समझेंगे। ये कंटेंट्स अपने हो गए। अच्छा, कंटेंट के बाद अपन ने ये सारी चीजें पढ़ ली है बेटा। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट दी विच क्लॉज बेटा। चलो उसके बाद चलो डॉक्ट्राइन्स के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं बेटा, अगर अपन डॉक्ट्राइन्स की ध्यान से समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन्स दोस्तों? सिद्धांत। अगर अपन बात करें बेटा कंपनीज के अंतर्गत, तो कुल मिलाकर के 3 डॉक्ट्राइन्स है। कौन कौन से 3 है बेटा? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिर इंडोर मैनेजमेंट, और फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा मतलब क्या होता है? बियॉन्ड, और वायरस का मतलब क्या होता है? पावर्स। तो अगर अपन बात करें, ये हो जाता है बियॉन्ड और ये हो जाता है पावर्स। मतलब कंपनी की पावर के बियॉन्ड जाकर के आपने क्या किया है? काम किया है। अगर कंपनी की बियॉन्ड जाकर के अगर आप काम करते हैं तो दैट वर्क इज नोन एज व्हाट बेटा? वॉइड एब इनिशियो। इसके लिए कंपनी लाइबल नहीं रहेगी, लेकिन फिर कौन लाइबल हो जाएगा? डायरेक्टर नहीं, प्रमोटर, या डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, सॉरी। तो डायरेक्टर प्रमोटर्स क्या हो जाते हैं बेटा? इसमें लाइबल हो जाते हैं। अच्छा, क्या ये गलत काम है? हाँ। क्या इसे रेक्टिफाई कराया जा सकता है? नहीं। क्या बोला? नहीं। रेक्टिफाई सिर्फ उन्हीं चीजों का होता है जो सही होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं रेक्टिफाई, रेक्टी नहीं, रेक्टिफाई कराया जा सकता है? आंसर इज नो। इसके लिए केस देखा था किसका? अजबरी रेलवे वर्सेस मिस्टर रिची का, याद आ रहा है बेटा? अच्छा, कंपनी की पावर में क्या है ये कौन बताता है? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चीज नहीं गिवन है और कंपनी वो चीज कर लेती है, तो वहां पर कंसेप्ट लग जाता है किसका बेटा? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का। समझ में आ गया? पक्का? अच्छे से। क्या आपको नीचे दिख रहा है? द लीडिंग केसेस गिवन व्हाट बेटा? अजबरी रेलवे कैरेज एंड मिस्टर रिची। समझ में आ गया? चलिए, इस पर एक एग्जाम्पल दिया है, मैं चाहता हूं कि अपन उस एग्जाम्पल को रीड करेंगे यहां पे। चलो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? If you have supplied goods or performed service on such contract or lend money, you cannot obtain what beta? Payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, अच्छा इसके बारे में अभी बात करनी है, अभी इसमें थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में दिया। अच्छा यहां तक समझ में आ गया? पक्का? चलो अब आगे ध्यान से समझेंगे बेटा। अल्ट्रा वायरस के अंतर्गत बोला ये जाता है भाई कि अगर आपने कोई भी काम किया है अल्ट्रा वायरस, ठीक है, टू द कंपनी, तो वो तो हो गया वॉइड एब इनिशियो। अब ध्यान से सुना, थोड़ा सा ध्यान से, गहराई में जा रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए बोला ही जाता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टर के पावर से बाहर होती है लेकिन कंपनी के पावर के अंदर होती है। अगर कोई चीज ऐसी है जो डायरेक्टर के पावर के बाहर है लेकिन कंपनी के पावर के अंदर है, तो उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायरस दी डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस दी कंपनी। समझ आ गया? अल्ट्रा वायरस दी डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया? अभी डायरेक्टर के पावर के बाहर है, और इंट्रा वायरस दी कंपनी मतलब वो कंपनी के पावर के अंदर है। तो आप इसे आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मित्रों? रेक्टिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर ये बोला गया है बेटा यहां पर कि भाई अगर मान लीजिए यहां पर थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट दिख रहा है आपको? एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस दी डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस दी कंपनी कैन बी रेक्टिफाइड बाय द मेंबर ऑफ दी कंपनी थ्रू अ रेजोल्यूशन पास एट दी जनरल मीटिंग। दिख रहा है आपको ऊपर थर्ड पॉइंट? पक्का? अरे यस और नो बोलो ना, पक्का? चलो, लेकिन अगर मान लीजिए बेटा कोई भी डॉक्ट्राइन ऐसा है, अगर मतलब कोई भी बात ऐसी है जो कंपनी के पावर से भी बाहर है, क्या उसे अपन लोग वापस कुछ रेजोल्यूशन से कुछ कर सकते हैं? आंसर इज नो। याद रहेगा ये? पक्का? अच्छा, इस पर और भी कुछ खास बात बोली गई, ध्यान से समझेंगे बेटा। अब मान लीजिए कोई भी कांड हुआ और वो क्या हुआ? अल्ट्रा वायरस हुआ। अब देखो बेटा, वैसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, वैसे होता ही है कि अल्ट्रा वायरस तो काम होना नहीं चाहिए, कंपनी ने अगर किया तो कंपनी वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। लेकिन मेरे बारे में सोचो, तुमने वॉइड एब इनिशियो बोल करके छोड़ दिया। अब अचन्नाटा से आपने क्या किया? कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। इट्स जस्ट लाइक रिलायंस मेरे पास आया, बोले सर रायपुर में आपने नई नई क्लासेस ओपन किया है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, आप एक बिल्डिंग बनवा लो और हम बनाएंगे बिल्डिंग। अब रिलायंस जियो वाले आए, रिलायंस जियो वाले, और बोलते क्या बिल्डिंग बनाएंगे। मैंने कहा ओके सर बना दो। मैंने कुछ ज्यादा समझा नहीं उनसे और मैंने बिल्डिंग बनवाने के लिए क्या दे दिया बेटा? पैसा। ठीक है, 6 महीने का उन्होंने वादा किया,
और 6 महीने के अंदर उन्होंने बिल्डिंग छोड़ो एक ईंट आके भी नहीं रखा बेटा, कहां पे, लैंड में। अब मुझे बताइए मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एब इनिशियो, लेकिन अगर वो मेरा 5 करोड़ रुपए उनके पास पड़ा हुआ है तो क्या इस वॉइड एब इनिशियो के चक्कर में अपना पैसा ही नहीं ले सकता? सुनाई नहीं दे रहा? ले सकता हूं, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं बकायदा ले सकता हूं। या उन्होंने उस 5 करोड़ रुपए से कोई दूसरी जमीन खरीद ली और मुझे पता चल गया मेरे पैसों से उन्होंने ये जमीन खरीदी है, उस जमीन पर मैं अपना चार्ज क्रिएट कर सकता हूं, मतलब वो जमीन पर पहला अधिकार मेरा होगा, बाद में कंपनी का होगा। या फिर मान लीजिए वो रिलायंस जियो ने उस 5 करोड़ रुपए से किसी क्रेडिटर को पे किया। क्रेडिटर को क्यों पे किया? क्योंकि क्रेडिटर जियो के ऊपर क्या कर सकता था, केस कर सकता था। तो इन्होंने मुझसे पैसा लेके किया ना, अब क्रेडिटर को तो मिल गया ना उसका 5 करोड़, अब क्रेडिटर की पोजीशन पे कौन आके बैठ जाएगा, मैं। समझ में आ गया? मतलब मेरा पावर विल बी जस्ट इक्वल टू द पावर ऑफ द क्रेडिटर। मतलब कल जैसे क्रेडिटर केस कर सकता था वैसे अचन्नाटा आज जियो के ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है, इन 3-4 केसेस के अंतर्गत। और ये केसेस अपन ने पढ़ा था बेटा कहां पर, आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अरे ना होने पर भी होने का एहसास, ये वही कंसेप्ट है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है लेकिन मान लिया जाता है। वैसे डॉक्टर नोवा अल्ट्रा वायरस बोलता है भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एब इनिशियो, लेकिन मान लेंगे अगर वो पैसा ट्रेसेबल है तो, अगर वो पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो, या फिर उस पैसे से आपने किसी और को पे किया है तो, इसमें फिर बाहर के इंसान के साथ गलत होने नहीं देंगे। यहां पे लगाते डॉक्ट्राइन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, दोनों को क्या रहना चाहिए, इक्वल। नहीं आया? आ गया पक्का? अच्छे से, कोई भी डाउट तो नहीं? अच्छे से चलो अब आगे बात करते बेटा। ये हो गई किसकी बात बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब आइए पढ़ते डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या थी, नहीं दी डिलीवरी फिर भी मान ली, नहीं दी डिलीवरी फिर भी मान ली। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब नहीं दिया नोटिस फिर भी मान लिया। भैया ऐसा है कि एमओए और एओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आरओसी उसे रजिस्टर करता है और उसे कोई भी पढ़ सकता है। अब तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती, इट्स अ पब्लिक नोटिस, कोई भी पढ़ सकता है। अब तुमने नहीं पढ़ा, ये तुम्हारी गलती है। तो ये मान लिया जाता है कि भाई आप अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो आपने हर एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद ही कंपनी के पास आए हो। अगर आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती, और फिर ये डॉक्ट्राइन की वजह से आप कंपनी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दैट्स व्हाई इट वर्क्स इन द फेवर ऑफ द कंपनी एंड अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। समझ में आ गया? एग्जाम्पल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का है उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी जो है बेटा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसमें कंपनी का कॉमन सील लगेगा और 2 डायरेक्टर का साइन लगेगा। मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ और कंपनी को ये रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जगह दी, मैं हूं यहां का लैंडलॉर्ड। उन लोग आए, कंपनी का एक डायरेक्टर आया, बोलता साहब 1.5 लाख रुपए महीना देंगे। मैं खुशी के मारे पागल हो गया कि मैं 1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है। मैं तुरंत बोला डॉक्यूमेंट लाओ, मैंने कहा फटाफट साइन कर दिया। मैंने साइन किया, उसमें से एक डायरेक्टर ने साइन किया। उन्होंने बोला साहब हम आपको क्या करेंगे, हर 4 महीने में या हर 3 महीने में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतना पेमेंट करो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैंने 3 महीने उन्हें यूज करने दिया। 3 महीने के बाद मैं पहुंचा, मैंने कहा साहब मुझे क्या चाहिए, रेंट। कंपनी ने देने से मैंने बोला मैं केस कर दूंगा। अब मैं जानना चाहता हूं क्या मैं केस कर सकता हूं? मैंने बोला साहब मैं क्यों नहीं कर सकता? तो बोले साहब इसमें साइन किसने किया, एक ही डायरेक्टर ने। मैंने कहा तो बोले वहां पे 2 डायरेक्टर कॉमन सील का साइन, कॉमन सील भी होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे को क्या समझता है ये सब? तो बोले भाई ये कहां पर लिखा है, एओए में, और तुमने एओए को नहीं पढ़े, तुम्हारी गलती। तो दैट्स व्हाई क्या तुम केस कर सकते हो? नहीं, इट्स वर्किंग अगेंस्ट दी एंड इन फेवर ऑफ। कोई भी डाउट? अरे बोलना नहीं, पक्का? चलो इसी का ही भाई है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है वो मान के चलो कि सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हें इंटरनल तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। तुम तो मान के चलो, रीजनेबलनेस से पता चल रहा है तो तुम मान करके चलो, तुम्हें तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अंदर कुछ गड़बड़ी होगी, गड़बड़ घोटाला होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कंपनी है, आउटसाइडर नहीं है। दैट्स व्हाई इट वर्क्स इन फेवर ऑफ द आउटसाइडर एंड अगेंस्ट द कंपनी।
आपको अंदर के बारे में पता नहीं करना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये मत पता करो। काम हो रहा है और आपको रीजनेबल लग रहा है, बस आप काम कर दो। उसके बाद फिर अंदर क्या नहीं है क्या है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। समझ में? अरे बहुत सारे कामों में अपन क्या करते हैं बेटा, अपन ये पता नहीं करते ना कि इंटरनली क्या चीज सही है क्या गलत है। अपन देखते रीजनेबल काम हो रहा है तो सही ही होगा, इतना अंदर घुस घुस के अपन थोड़ी ना पता करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? तो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हुआ तो भैया यहाँ पर आउटसाइडर जीतेगा, यहाँ पे कंपनी नहीं जीतेगी। इसके लिए बहुत ही अच्छा केस हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस मिस्टर टर्कवेट का, इसीलिए इसको टर्कवेट रूल भी कहा जाता है। पढ़ाया अपन ने टर्कवेट रूल। आइए, मिस्टर टी बैंक आए और उन्होंने क्या बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। अब वहां पर भाई टी आया है, खुद डायरेक्टर आया है, तो मैं तो मान करके चलूंगा कि डायरेक्टर के पास क्या है, लोन लेने की ताकत है। फिर भी मैंने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल में लिखा था कि भैया डायरेक्टर लोन ले सकता है लेकिन उसको एक बार परमिशन लेनी होगी, किससे? शेयर होल्डर से। अब वो अगर लोन लेने आए तो मैं क्या मान करके चलूं कि क्या उसने शेयर होल्डर से परमिशन ली है या नहीं ली है? ली है। और मैंने उठा करके उसको लोन दे दिया, बाद में कंपनी से लोन मांगा, कंपनी ने मना कर दिया ये बोलते हुए कि भैया उसने तो हमसे पूछा ही नहीं था। अब आप मुझे बताइए इससे मुझे कोई मतलब है क्या? नहीं। मेरे सामने डायरेक्टर आया, डायरेक्टर लोन ले सकता है, अब उसने नहीं पूछा ये उसकी गलती। भाई मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। समझ में आ गया? पक्का? ऐसा बोल करके आप बच नहीं सकते। दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के 3 क्या है दोस्तों? एक्सेप्शन। यहां पर जितने दिख रहे हैं वो है 4-5 दिखेंगे आपको, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही याद रखना है जो 3 आपके कोर्स का पार्ट है। पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा बात करता है बेटा नेग्लिजेंस, ठीक है बेटा, और तीसरा बात करता है यहां पर दैट इज अबाउट द फॉर्जरी। तो आपको ये 3 ही याद रखना है, ये दोनों आपके किसी काम के नहीं है। चलो, तो कुल मिलाकर के आपको 3 याद रखना है, नॉलेज ऑफ व्हाट बेटा? इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस और व्हाट बेटा? फॉर्जरी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मतलब आपको पता था कि इंटरनल रूल्स, इंटरनल इरेगुलरिटी है और फिर भी तुमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और बाद में तुम किसकी मदद लेना चाहते हो? इंडोर मैनेजमेंट की। क्या ले सकते हो? नहीं। समझ में आया? दूसरा, अगर नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस है मतलब भाई तुम कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो और तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंतर्गत अगर कॉमन सेंस लगाओ तो काम होना ही नहीं चाहिए, और तुमने फिर भी वो काम किया, तो किसकी गलती है? बोलो ना बेटा, मेरी गलती है। तो ऑन दैट बेसिस वहां पर क्या नहीं होगा बताइए बेटा? कंपनी के ऊपर लाइबल नहीं किया जाएगा। भाई एक एक एग्जांपल दे दो। ओके, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी की, मान लीजिए बेटा टॉकिंग अबाउट मुकेश भाई अंबानी। अब मुकेश भाई अंबानी को ये चीज पता है कि कंपनी लोन ले सकती है 10 करोड़ तक, ठीक है? 10 करोड़ के ऊपर लोन लेना है तो वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। समझ में आ गया? बीइंग द एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, भाई जरूरत पड़ी 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इन लोग बोले यार चलो यार बैंक चलते, पैसा लेके आएंगे और उससे पहले शेयर होल्डर से बात भी कर लेंगे। लेकिन मुकेश ने बोला भाई तुम लोग को इतना सा पैसा चाहिए, 12 करोड़ रुपए मेरे को बोलो ना, मैं तो लेके घूमता। ऐसा कोर्ट का निकाला बेटा 12 करोड़ रुपए, किसको दे दिया बेटा? कंपनी को, और कंपनी को दे दिया 12 करोड़ रुपए। अब बाद में जब कंपनी से उसने पैसा मांगा तो कंपनी ने देने से मना कर दिया और वो बोलता है कि मैं कंपनी के ऊपर केस कर दूंगा। क्या वो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंपनी ने जो शेयर लिए, जो लोन लिया था वो किससे पूछ के नहीं लिया था? शेयर होल्डर। अब ये बोल रहा है भाई मेरे को क्या पता, तो क्या इसको नहीं पता होगा? क्या पता तो होगा, क्योंकि कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे बड़ा आदमी कंपनी का। इसको नहीं पता कि लोन लेने के लिए शेयर होल्डर से परमिशन लिया है कि नहीं, क्योंकि यही चाहता लेने के लिए और इसी ने नहीं लिया। क्या नहीं लिया? परमिशन। तो किसकी गलती? इसकी गलती है। उसको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी था। क्या वो मजे ले सकता है कि इंडोर मैनेजमेंट के? नहीं। इसके अंतर्गत किसके फेवर में रिजल्ट जाएगा? कंपनी। और किसके आउटसाइड में जाएगा? सॉरी, किसके अगेंस्ट में जाएगा? आउटसाइडर। समझ में आया? पक्का? आपने अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी के साथ बात कर ली और प्रॉपर्टी की डीलिंग कर ली। मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा बेचेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा बेचेगा। आपको ये जगह बहुत पसंद आ गई, आपने बोला यार खरीदना है। आपने अकाउंटेंट से बात की और अकाउंटेंट ने बोला ठीक है भाई तुम मुझे पैसे ला के दे दो, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर दे देता। और अब आप मुझे बताइए, आपने कल उसे पूरे पैसे दे दिए और उसने प्रॉपर्टी के पेपर आपको नहीं दिए। अब आप कंपनी के ऊपर केस करके बोलना चाहते हो कि भैया अकाउंटेंट पैसे लेके भाग गया, तो क्या इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है? नहीं। क्या आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए था कि प्रॉपर्टी की बातें चल रही तो किससे करें? प्यून से। तो किससे? डायरेक्टर से। अब आपने डायरेक्टर के बदले अगर किससे किया? अकाउंटेंट से किया, तो ये आपकी बेवकूफी है। और आपकी बेवकूफी है तो क्या आप इंडोर मैनेजमेंट का फायदा उठा सकते हो? नहीं। तीसरा, फॉर्जरी। फॉर्जरी में आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए मित्रों, एक कंसेप्ट होता है फ्रॉड और एक कंसेप्ट होता है
फॉर्जरी। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा, गैरों से क्या शिकवा करना, धोखा तो अपने देते हैं। आइए बेटा, अगर हम बात करें फ्रॉड की, तो फ्रॉड में मित्रों फ्री कंसेंट नहीं होता, और भाई फॉर्जरी में तो कंसेंट ही नहीं होता। समझ में आया? फ्रॉड में फ्री कंसेंट नहीं होता और फॉर्जरी में तो कंसेंट ही नहीं होता, और अगर कंसेंट नहीं होता तो वहां पे अग्रीमेंट भी नहीं होगा। अरे जो चीज तुमने मुझसे नहीं पूछी और मेरे ऊपर लाइबल कर रहा है, तो क्या वो उसके लिए मैं लाइबल होने वाला? क्या नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, वो मेरे से आपने पूछा ही नहीं, मेरी कंसेंट ही नहीं ली, तो उसके लिए मैं लाइबल होने वाला नहीं हूं। केस स्टडी बहुत खतरनाक है और एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा है। केस स्टडी ये बोलती है कि कंपनी सेक्रेटरी है बेटा कंपनी का। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं हूं कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी नाटा प्रोफेशनल क्लासेस लिमिटेड, ठीक है, और मेरे को शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू करना है, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर विकास मेरे पास आए और बोले कि सर मुझे क्या चाहिए, कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। मैं कहा बिल्कुल मिल जाएगा। बोले सर एक शेयर कितने का? मैंने कहा 100 रुपीज का। बोले काम करो 10 शेयर बांध दो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने क्या किया, 1000 रुपए लिया और 1000 रुपए ले करके मैंने कहा भाई आपका एक शेयर सर्टिफिकेट बनेगा। इन्होंने क्या किया, शेयर सर्टिफिकेट पे मैंने साइन करके दे दिया। इन्होंने आर्टिकल खोला, बोले भैया नहीं, इस पर एक कॉमन सील भी लगेगी और यहाँ पे 2 डायरेक्टर के साइन भी बोले आप गलत कर रहे हो, आप जाओ पहले 2 डायरेक्टर के क्या करवाओ, साइन। ठीक है भाई, मैंने शेयर सर्टिफिकेट उठाया, मैं अंदर गया डायरेक्टर के केबिन में, और डायरेक्टर के केबिन में डायरेक्टर खुद नहीं थे, तो मैंने उठा करके खुद ही क्या कर दिया, साइन कर दिया। और साइन करके ये शेयर सर्टिफिकेट किसको दे दिया, विकास को। इसका मतलब विकास के पास आर्टिकल की नॉलेज है या नहीं है? है। चलो अब हुआ ऐसा कि भाई विकास बहुत ही खुश है कि भाई अब तो बहुत सारा डिविडेंड मिलेगा, एजीएम में जाएंगे, वोटिंग करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन 1 साल बीत गए, ना इनको डिविडेंड मिला, ना ही इनको वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, ना ही मीटिंग के लिए इन्विटेशन मिला। इनको बहुत बुरा लगा कि पूरा का पूरा रायपुर जो है बेटा वो डिविडेंड ले रहा है, पूरा का पूरा रायपुर एजीएम में जा रहा है, वोटिंग कर रहा है, अकेला यही तनहा क्या कर रहे हैं बेटा, घूम रहे हैं। इनको बहुत बुरा लगा कि भाई शेयर होने के बावजूद मेरी ये हालात है। ये आए कंपनी के पास और कंपनी के ऊपर क्या कर दिया, केस की भाई कंपनी तुमने मुझे डिविडेंड नहीं दिया। वहां पर प्रतीक भैया बैठे थे, प्रतीक भैया ने बोले भाई तुम तो हमारी कंपनी के क्या नहीं हो, मेंबर ही नहीं हो। अरे ये बोला भाई ऐसे कैसे मेंबर नहीं हो, मेरे पास क्या है, शेयर सर्टिफिकेट। अभी शेयर सर्टिफिकेट है और बोल रहे कि भाई, उन्होंने बोला भाई इसमें तो क्या है भाई, इसमें जो 2 डायरेक्टर के साइन है, वो डायरेक्टर के साइन तो क्या है, नकली है, तो इसीलिए भैया तुम कंपनी के क्या नहीं हो, मेंबर नहीं हो, तो भैया अब तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। बोलता मैं केस कर दूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या वो केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और वो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा कि साहब मुझे नहीं पता था कि ये जो साइन है ये असली है या नकली है। समझ में? वो यही बोलेगा, लेकिन वो केस नहीं कर सकता। आपका कहना एकदम सही है कि भैया वो यही बोलेगा कि मेरे को क्या समझ रहा है कि ये साइन असली है कि नकली है। अंदर के आपका कंपनी सेक्रेटरी 2 जनों के साइन करके ले आया, मुझे क्या समझता कि मेरा साइन, अरे आपको पता है कि मैं कैसा साइन करता? नहीं। मुझे पता है कि आप कैसा साइन करते हैं? नहीं। मैं अभी बोल दूंगा बेटा माय साइन इज जस्ट लाइक दिस, तो आप मान जाओगे कि ठीक है भाई अचन भैया शायद ऐसे साइन करते होंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी ना मैं ऐसा साइन करता हूं बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तो यहां पर तो भैया अब 2 साइन दिखे मुझे, सीएस का साइन दिखा मुझे, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि शेयर सर्टिफिकेट एकदम सही है। तो भैया ये आपका इंडोर मैनेजमेंट, भाई प्रॉब्लम तुम्हारी इंडोर की है, तो भाई इसके लिए मैं लाइबल नहीं होता, कंपनी विल बी लाइबल। ऐसा किसका कहना है? विकास का। लेकिन भाई जज साहब का कहना ये है कि सुन भाई विकास, यहां पे कंसेंट फ्री नहीं की बात नहीं, और यहां पे तो कंसेंट ही नहीं है। अब भाई डायरेक्टर को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो तुमको कहां से मजे देगा? डायरेक्टर ने झूठा साइन किया होता, कुछ और फ्रॉड केस होता तो बात अलग है। ये केस तो फॉर्जरी का है भाई, यहां पे कंसेंट फ्री नहीं है, ये बात नहीं है, यहां पर तो कंसेंट ही नहीं है। तो भाई विकास अब ऐसा है, आप जाइए कंपनी सेक्रेटरी को पकड़िए और उससे क्या निकलवाइए, अपने पैसे। कंपनी तो इसके लिए लाइबल नहीं रहेगी। इसीलिए इट वर्क्स इन द फेवर ऑफ आउटसाइडर की कंपनी एंड अगेंस्ट दी आउटसाइडर। दिस वाज द केस ऑफ फॉर्जरी। क्या आपकी रूह कांप गई? हाँ, तो बेटा ये केस आने के चांसेस हैं। हाँ, सबको एक 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 करके मौका मिलेगा। बोलिए। हाँ बेटा बिल्कुल। तो वो किसके ऊपर करेगा केस? कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। समझ में आ गया? हाँ हाँ, इंडिविजुअली उसके नेम पे। अब ये पढ़ेंगे, लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। सामने कुछ दिख रहा है? प्लेंटिफ। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेंटिफ? जो कंप्लेन करता है। द प्लेंटिफ दैट इज मिस्टर विकास contended that whether the signature was genuine or forged was a part of the internal management and therefore the company should be stopped from denying genuineness of the document, but it was held that the rule has never been extended to cover such complete forgery.
अब वो बोल रहे हैं भाई, कंपनी ये बोल रही है कि भाई अब हमें पता ही नहीं था तो इसके लिए हम लाइबल नहीं है। मतलब कंसेंट फ्री नहीं होता तो चलो ठीक है हम लाइबल हो जाते हैं, यहाँ तो कंसेंट ही नहीं है तो हम लाइबल नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बता दिया बेटा आपको, सस्पिशियस वाला, नेग्लिजेंस वाला, एक्चुअल वाला। कोई भी डाउट? शिपॉल। चलो, तो यहाँ पे कितने डॉक्ट्राइन्स हो गए? कौन कौन से? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कोई भी डाउट? हाँ जी बोलिए। हाँ, कंसेंट इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि डायरेक्टर लोगों ने साइन नहीं किया ना। साइन किसने किया? डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी ने। तो कंसेंट ही नहीं है ना, मुझे कहाँ पता है? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स और वाई डायरेक्टर है, उनको तो पता ही नहीं है ना कि ऐसा कुछ हो रहा है। समझ में आ गया? पक्का? चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो बात करेंगे किसकी बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी व्हिच कंटेन्स व्हाट बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसके अंतर्गत वो सारे मैटर्स होते हैं जो भी किस में दिए गए हैं बेटा? रूल्स में लिए गए हैं, और कोई एडिशनल मैटर भी डाले जा सकते हैं विच इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसके अंतर्गत एक क्लॉज है बेटा, जो क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया था, वो क्लॉज कौन सा था बेटा? एंट्रेंचमेंट क्लॉज। याद आ रहा है? एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या बोलता है बेटा? कि कुछ कुछ चीजें जो वैसे बदली जा सकती है बाय पासिंग व्हाट बेटा? एसआर। याद आ रहा है? अच्छा, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपन ने रेजोल्यूशन पढ़े क्या? ओआर एसआर नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सुन लो, रेजोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओआर और एक होता है एसआर। 51% से ज्यादा होता है तो वो हो जाता है, सॉरी 50% से ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है? ओआर। और 75% या फिर उससे ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है बेटा? एसआर। ठीक है, उम्मीद है मैंने आपको और अच्छी लैंग्वेज में लिखवाया था। दैट इज व्हेन वोट कास्ट इन फेवर इज मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। समझ में? वो है ओआर। एंड वेयर वोट कास्ट इन फेवर इज 3 टाइम्स वोट कास्ट अगेंस्ट इज नोन एज व्हाट बेटा? एसआर। तो वैसे तो क्या होता है बेटा? और एक और कंसेप्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं यूआर। यूआर मींस व्हाट बेटा? 100% यस, एक भी नो नहीं चलेगा। समझ में आ गया? तो वैसे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत कोई भी चीजों को चेंज करना होता है तो आपको क्या पास करना होगा? एसआर पास करना पड़ता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम एसआर के बदले कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करें, तो यहां पे आया है कौन सा क्लॉज बेटा? एंट्रेंचमेंट क्लॉज। एंट्रेंचमेंट क्लॉज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं बेटा? कुछ कुछ प्रोविजंस में एसआर के बदले यूआर वाला कंसेप्ट डाल सकते हैं, जिसके तहत चेंजेस जो भी होंगे बेटा आर्टिकल में वो एसआर से नहीं होंगे, वो किससे होंगे? यूआर से। समझ में आ गया? पक्का? कोई भी डाउट तो नहीं इसमें? फिक्स है बेटा? चलो, तो ये अपन ने समझ लिया बेटा कहानी पूरी किसकी? दैट इज अबाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी है बेटा? हाँ, मुझे बताएंगे नसोल्का कहाँ होता है? ओके, किसके अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप मुझे बताएंगे बेटा कौन सा पावर एंड स्कोप बताता है कंपनी का? मेमोरेंडम। किसके अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की बातें होती हैं? आर्टिकल्स। कौन सा बड़ा डॉक्यूमेंट है? मेमोरेंडम। कौन सा छोटा भाई है? आर्टिकल। इसलिए बोलते फंडामेंटल इज एमओए एंड सबऑर्डिनेट इज आर्टिकल्स। समझ में आ गया? तो सुपीरियर कौन सा बेटा? एमओए। सबऑर्डिनेट वापस से वही सेम पॉइंट हो गया, आर्टिकल्स। ओके, अगर किसी को बदलना है तो किसको आसानी से बदला जा सकता है? आर्टिकल्स, दैट इज बाय पासिंग ओनली एसआर। लेकिन ओआर को बदलना है तो यू हैव टू टेक द सॉरी एमओए को बदलना है तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया? क्या मैंने ये सब लिखवाया था आपको? लिखवा दिया था? पक्का? चलो, तो ये डिफरेंस बिटवीन करना जरूरी है। कोई भी डाउट इसमें बेटा? फिक्स है? चलिए, तो आर्टिकल्स के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। आर्टिकल्स में अगर आप मुझे बताएंगे बेटा क्या अपन ने पढ़ा है? आर्टिकल्स के अलग अलग टेबल्स, हाँ या ना? टेबल पढ़े हैं? टेबल एफ जी एच आई जे। एफ बताओ किसका है? बताइए। लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके। जी guarantee having share capital. H guarantee not having share capital. I unlimited company having share capital. और J unlimited company not having share capital. समझ में आ गया बेटा? पक्का?
चलो कुल मिलाकर के अब दो ही चीजें हमारे बीच में रह गई बेटा, एक है अबाउट दी शेयर्स और दूसरा कौन सा अबाउट दी, बोलो बेटा, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। चलो बात करते हैं बेटा शेयर्स को लेकर के। सबसे पहले चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा, अगर हम बात करते हैं शेयर्स की, तो शेयर्स के बारे में आपको पता होगा शेयर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। एक शेयर को अपन बोलते हैं कौन सा बेटा, इक्विटी शेयर्स, और एक को क्या बोलते हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं बेटा, वो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो वोटिंग राइट्स कैरी करते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं बेटा, प्रेफरेंस को दो चीज का प्रेफरेंस है, एक है रिगार्डिंग दी डिविडेंड और दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो दो चीज का इनको क्या मिला हुआ है बेटा, प्रेफरेंस। इक्विटी को जो है बेटा वो प्रेफरेंस नहीं मिला है, इक्विटी को बोला जाता है कि भाई आपको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी प्रेफरेंस के बाद होगा और आपको डिविडेंड भी प्रेफरेंस के बाद ही दिया जाएगा, जो भी फिक्स्ड रेट पे दिया नहीं जाएगा। कौन सा अच्छा है, इक्विटी, क्योंकि इक्विटी मालिक होने का अधिकार देता है। आप मुझे बताइए, मेरे यहां पर एम्प्लॉयज भी है, मैं एम्प्लॉयर हूं, कौन ज्यादा अच्छी पोजीशन पे, तो देखा जाए तो एम्प्लॉय को फिक्स्ड सैलरी मिलती है, हाँ वो 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 40,000 रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, तो उसको फिक्स सैलरी मिल रही है। अच्छा जब ये एंटिटी बंद होगी तो सबसे पहले हिसाब किताब किसका करूंगा, उनका करूंगा, तो वो क्या होगा, एक तरीके से मेरे एम्प्लॉय हैं तो प्रेफरेंस टाइप की फीलिंग आ रही है, लेकिन एट लास्ट मालिक तो मैं ही हूं, तो जितना ज्यादा बचता है क्या वो पूरा मेरा हो जाता है, हाँ, और फिर पेमेंट के बाद भी जितना बचेगा, रीपेमेंट के बाद भी वो भी तो मेरा हो गया। तो इसलिए इक्विटी वाले इज जस्ट लाइक मालिक एंड प्रेफरेंस वाले इज जस्ट लाइक, बोल सकते हो बेटा, एम्प्लॉय। समझ में आ गया। इससे ज्यादा लोग प्रेफरेंस का ना बन करके ज्यादा लोग किस में आना चाहते हैं, इक्विटी। लेकिन एक लालच इक्विटी में भी रहता है कि भाई ठीक है यार, इक्विटी होने के एक ही तो फायदा है कि हमें क्या करने मिलेगा, वोटिंग करने को मिलेगा, और हमें अगर बच गया तो क्या मिल जाएगा, डिविडेंड। लेकिन भाई हम ये चाहते हैं कि वोटिंग या भाड़ में, हमको तो दे दो आप डिविडेंड, ठीक है। तो इसीलिए दो प्रकार के शेयर्स है, एक है नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और एक कौन सा है, डीवीआर। पढ़ा है डीवीआर, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, पढ़ाया है, हाँ। चलिए आइए, तो अगर हम शेयर्स की बात करें तो बेटा दो प्रकार के इक्विटी शेयर्स होते हैं। पहला कौन सा है, एक हो जाता है हैविंग वोटिंग राइट्स वाले शेयर और एक हो जाता है हैविंग व्हाट बेटा, डीवीआर। चलिए ऑर्डिनरी शेयर्स के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो यहां पर 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट होता है और डिविडेंड मिलता है आपको X%। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा डीवीआर, तो इसके अंतर्गत वोटिंग राइट्स क्या है, कम है, मतलब कैसे, 10 शेयर इक्वल टू 1 वोट। यहां पे 1 शेयर का 1 वोट, वहां पे क्या बोलते हैं, 10 शेयर का 1 वोट। मतलब अगर मेरे पास 10 शेयर होंगे तो मैं 1 वोट डाल पाऊंगा, मतलब वोटिंग राइट ज्यादा है कि कम है, कम है। लेकिन मेरे पास डिविडेंड क्या है बेटा, ज्यादा, तो वोटिंग इज लेस बट डिविडेंड इज मोर इन केस ऑफ व्हाट बेटा, डीवीआर। आपको भूल गए होंगे लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा, दो ऐसी कंपनी है जिन कंपनी ने डीवीआर इशू किया हुआ है, एक है टाटा मोटर्स और दूसरी है जैन इरिगेशन। समझ में आ रहा है पक्का, चल, जलगांव बेस्ड कंपनी ऐसा कुछ बताया होगा। चलिए कोई भी डाउट, चलिए ये हो गया हमारा प्रेफरेंस के बारे में और किसके बारे में दोस्तों, इक्विटी के बारे में, याद रहेगा पक्का अच्छे से। चल उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो आपको याद करना अनिवार्य है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके अंदर एक है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक है इश्यूड शेयर कैपिटल, फिर उसका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फिर उसमें कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। समझ में आ गया। तो इनकी पूरी डेफिनेशन अंदर तक याद होनी चाहिए। ऑथराइज जैसा है वो याद करना ही पड़ेगा। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और फिर पेड अप शेयर कैपिटल। कोई भी डाउट इसमें, फिक्स है बेटा पक्का। जो लोग ये बनाना चाहते फास्ट बनाइए जल्दी से। तो यहां पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल भी मैंने आपको बताया बेटा, वो आपको पूरा याद करना होगा, बचपन में पढ़ा ही था बेटा आपने। कोई भी डाउट तो नहीं इसमें। चलिए शेयर्स के बारे में कुछ खास चीजें बेटा, नेचर ऑफ शेयर्स के बारे में आपको ये समझना है कि शेयर कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसीलिए याद करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है, इंक्लूड शेयर्स, स्टॉक, क्रॉप्स, ग्रास। याद आ रहा है, तो उसमें शेयर्स जो है वो यही वाला है। दूसरा शेयर्स क्या नंबर्ड होते हैं, आंसर इज यस। समझ में आ गया। चलिए दूसरा कंसेप्ट अपन ने समझा था बेटा, अगर अपन बात करें तो अब बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन की। याद करेंगे बेटा इनकॉर्पोरेशन के बारे में। इनकॉर्पोरेशन के बारे में अपन ने समझा था भाई कि इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कौन उतरता है मैदान में, प्रमोटर। कौन होता है बेटा, प्रमोटर होता है जो 2 सबसेक्शन 69 में क्या है बेटा, डिफाइंड होता है। तो 2 सबसेक्शन 69 में जो डिफाइंड है उसे अपन बोलते हैं प्रमोटर।
प्रमोटर जो होता है बेटा वैसे वो उल्टे सीधे काम करता है, इसीलिए उसका सेक्शन क्या है बेटा 2 सब सेक्शन 69। चलो प्रमोटर की डेफिनेशन की बात की जाए तो बोला जाता है भाई प्रमोटर मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को क्या दिया बेटा प्रमोटर की पोजीशन पे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर अपन देखे जाए तो उसने प्रोस्पेक्टस में अपने आप को नाम किया कैसा एज अ प्रमोटर, या फिर हु कंट्रोल्स द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली, और या फिर जिसकी एडवाइस पर डायरेक्शन पर इंस्ट्रक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं काम करते हैं। तो नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस, या फिर हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर हुज एडवाइस और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्क, उससे अपन क्या बोलते हैं बेटा प्रमोटर। लेकिन याद रखेंगे बेटा मैं हूं सीए मैं हूं सीएस, मेरे कहने पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, तो क्या मैं प्रमोटर हो जाऊंगा? आंसर इज नो। समझ में आ गया। प्रमोटर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें बहुत सारे फॉर्म्स को सबमिट करना पड़ता है, और इसके अपन ने कुछ स्टेप्स देखे थे। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा आपको नाम को रिजर्व कराना पड़ता है, याद आ रहा है? नाम को रिजर्व कराने के बाद फिर अपन को किसके पास जाना पड़ता है बेटा? आरओसी के पास जाना पड़ता है, और एक फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म का नंबर क्या था? INC 7, याद आ रहा है? अच्छा, इसके ऊपर फिर क्या होता है बेटा? जो एफिडेविट लग जाता है, याद आ रहा है? एफिडेविट लगता है, ठीक है। और ये एफिडेविट कौन लोग देते हैं बेटा? 4 चौकड़ी लोग, याद आ रहा है? CA, CS, CMA और एडवोकेट। फिर डिक्लेरेशन भी लिया जाता है कि भाई हमने कोई भी गलत काम नहीं किया ड्यूरिंग द प्रमोशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये डिक्लेरेशन किससे लेते हैं बेटा? डायरेक्टर्स से लेते हैं। उसके बाद फिर अपन ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो सामने से एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है INC 11, और INC 11 जो होता है बेटा वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। अच्छा, फिर अगर मान लीजिए आपने अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनाया तो आपको एक देना पड़ता था INC 22, याद आ रहा है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, जो आप कब दे सकते थे? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद भी। याद आ रहा है ये सारी चीजें? पक्का? तो आपको INC यहाँ पे नेम लेना पड़ता था, फिर INC 7। एक बार नोट्स पे भी आ सकते बेटा, नोट्स पे एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? आ जाइए नोट्स पे। कौन से पेज पे? 126 आ जाइए। अपन नोट से भी एक बार देख लिए, आप लोग को याद रहे। पहला देखो क्या दिया हुआ है बेटा? पहला क्या दिया हुआ है बताइए? आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पर क्या बोला गया? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है, ठीक है। चलो यहाँ पर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के लिए यहीं से ही स्टार्ट है क्या? ओके। तो सबसे पहले क्या बोला गया यहाँ पर भाई? आपको पास 7 लोग होने चाहिए, ठीक है? 7 लोग होने चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 लोग होने चाहिए किसमें बेटा? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। चलो फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा? तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत पहला काम है बेटा, यहाँ पर लिखा नहीं है क्या नेम रिजर्व करने वाला? नहीं लिखा है क्या? चलो जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेम रिजर्व किया जाता है, वो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, जाने दो उसको, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन देना पड़ता है। देखो बेटा ये लिखा हुआ है किसके द्वारा? चौकड़ी लोग हैं। चौकड़ी लोग कौन कौन है बेटा? CA, CS, CMA और एडवोकेट। फिर मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है, आर्टिकल्स फाइल करना पड़ता है, एक एफिडेविट देना पड़ता है कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। समझ में आ रहा है बेटा? तो हमने कोई ऑफेंस नहीं किया। किसमें बेटा? नॉट कन्विक्टेड अंडर एनी ऑफेंस इन द प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फिर अपन लोग अपना एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस बताते हैं। तो ये एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस का मतलब है जो मैंने INC 22 बोल दिया ना, जो फॉर्म, वही है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। अगर फॉर्म याद रखना हो तो ठीक है, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद फिर आपको सारे पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं किसके बेटा? ऑफ एवरी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो भी लोग आपके डायरेक्टर बनेंगे बेटा उनकी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। और साथ ही साथ बोला ही जाता है कि जो भी फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं आपको उसकी सारी डिटेल पर देनी पड़ेगी कि वाकई में वो डायरेक्टर बनना चाहता है कि नहीं। कहीं जोर जबरदस्ती से तो आपने उसका नाम नहीं लिख दिया तो उसका कंसेंट फॉर्म देना पड़ता है। तो पहली चीज है नेम रिजर्व करना पड़ता है, लेकिन वो नहीं लिखा है तो छोड़ देते हैं। MOA देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है, फिर फर्स्ट डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, सारे सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफिस का करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ता है। जब आप ये सारी चीजें दे देते हैं तो सामने से निकल करके क्या आता है आपके पास बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो दिख रहा है आपको बेटा ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर आपको अलॉट क्या हो जाता है बेटा? सिन। व्हाट इज सिन?
कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे ये सिन मिल जाता है आप कंपनी बन जाते हैं, और आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जैसे कि अपन देख चुके हैं, तो उसी रजिस्टर्ड ऑफिस पे सारी कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए बेटा आपने कुछ भी देने में कोई भी गड़बड़ी की होगी या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी होगी, तो आपके ऊपर सेक्शन कौन सा लग जाएगा बेटा? 447। समझ में आ गया? पक्का? अरे ऐसा नो रे, पक्का? चलो, अगर पता चलता है कि आपने कोई भी गलत गंदा घिनौना काम करके कंपनी को क्या किया बेटा? इनकॉर्पोरेट किया है, तो फिर क्या हो जाता है बेटा? सारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, आपका नाम काट दिया जाता है, वाइंडिंग अप पे आपकी कंपनी को डाल दिया जाता है, और फिर जो भी ट्रिब्यूनल को लगेगा वो उस प्रकार का क्या दे सकता है बेटा? ऑर्डर दे सकता है। फिर आजकल जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है बेटा, वो किसके द्वारा किया जा रहा है बेटा? स्पाइस के द्वारा। व्हाट इज स्पाइस दोस्तों? सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आ गया? पक्का? जैसी कंपनी बन जाती है तो क्या कंपनी पैदा होने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं? हाँ या ना? यस बेटा। जैसी कंपनी आप बन जाते बेटा तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि पहली चीज बेटा, आपका जैसे इनकॉर्पोरेशन होता आता है तो आपको वो सारे मजे मिल जाते हैं जो मजे किसको मिलते बेटा? कंपनीज को मिलते हैं। जैसे कि बेटा आपकी अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, आपका खुद का नाम होता है, फिर उसके बाद आप अपने नाम से काम करते हैं, परपेचुअल सक्सेशन होती है, कॉमन सील होती है। जिस दिन आप पैदा हुए हैं तो वो किस दिन माना जाता है? जो डेट किस में दी गई है बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दी गई है। आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, आप अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं। ये सब फायदे हैं किसके? कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के। समझ में आ गया बेटा? पक्का? बाकी सारी चीजें क्या अपन पढ़ चुके हैं? यस और नो? यस। हाँ बेटा, नेम के लिए INC 1 होता है। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट? और फिर इनकॉर्पोरेशन के लिए होता है INC 7। ठीक है, लेकिन अगर आप नंबर ना लिखें तो भी चल जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? कोई भी डाउट तो नहीं? अच्छे से चलो, अगर हम बात करें बेटा आपकी जो RTP है, RTP समझते बेटा ये? ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ अमेंडमेंट्स। दिख रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ या ना? ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा है अमेंडमेंट्स टाइप का? यस। ठीक है, यहां पर एक अमेंडमेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनो, आपके लेवल का नहीं। अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट है, लॉ ने कर दिया, लेकिन आपसे इतनी गहराई में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से समझिए। होल्डिंग कंपनी में बोल दिया गया, अब होल्डिंग कंपनी का मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब कि बोला ये जाता है होल्डिंग कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या होता है? तो पहले ये समझो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। ध्यान से सुनना, ये सब नोट्स में नहीं है और एज सच एग्जाम में नहीं आएगा। ये इंटर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि कुछ कहा सुना रह जाए दिमाग में और आ जाए तो लिख सको। समझ में आए? तो एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन से। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है इंडियन कंपनी प्लस ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। समझ में? आजकल ट्रेंड चल गया है बेटा, बाहर की कंपनी आती है इंडिया की कंपनी को खा जाती है। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने किसको खा गया? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खाया, 77% स्टेक ले लिया। वॉलमार्ट क्या बन गया? होल्डिंग। और अगर फ्लिपकार्ट क्या बन गया? सब्सिडरी। लेकिन वॉलमार्ट को जैसे हम बोलते तू होल्डिंग है, वॉलमार्ट बोलते तू बाहर निकल भाई, क्योंकि मैं कहां की कंपनी हूं? USA बेस्ड, और तुम कहां के हो? लॉ इंडिया के। तो अपने घर के रूल्स रेगुलेशन मेरे घर पे नहीं लगाना। पड़ोसी के घर पे आपके रूल्स लगते क्या? नहीं। किसके घर पे लगते भाई? हाँ हाँ, मुझे बताओ, पड़ोसी के घर पे क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन लगते? बिल्कुल भी नहीं लगते। समझ में आए? तो वैसे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन USA की कंपनी पर लगेंगे नहीं। लेकिन अब क्या हो गया? क्योंकि तुमने इंडिया की कंपनी को खाया है, तो ऑब्वियस सी बात है अब हम तुम्हें होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। लेकिन वो बोले भाई होल्डिंग कंपनी होने के लिए इंडिया की कंपनी होना जरूरी है। लेकिन अब इन्होंने डेफिनेशन में चेंज कर दिया, बोले भाई होल्डिंग कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बाहर की कंपनी भी क्या मानी जाएगी? होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। अरे आया कि नहीं आया? लेकिन इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं, सुन लो बस, दिमाग में रह गया कहीं ना कहीं, काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो इंटर में तो अच्छे से पढ़ाना ही है। आइए, दूसरी चीजें क्या है बेटा? दूसरी चीजें और जो चेंज हुई है, ये चेंज मैंने जो आपको बताया, ये किसमें बताया? इसके अंतर्गत। समझ में आ गया? चलो, उसके बाद फिर अगर अपन बात करें, ये देखो बेटा, आपको ये चेंज यहां पर दिखेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां पर? और ये लिखा है, ये देखो, ये देखा, थर्ड वाले पे लिखा है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। ये क्लॉज किसका दिया? 2 सबसेक्शन 46। 4-6 मारूंगा पापा। ठीक है बेटा, तो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट।
समझ में आ गया? पक्का। इसके ऊपर और भी कुछ चीजें दी हुई है, जैसे कि अगर आप देखेंगे सब्सिडरी कंपनी के लिए भी कुछ लिखा है इन्होंने, लेकिन ये चीज अपने काम की नहीं है क्योंकि ये मैंने कवर करा चुका है और ये वाला भी पहले ही कवर करा चुका है। ये वाला कवर कराना नहीं था, लेकिन मैंने कहा भाई कोई बच्चा पढ़ ले और खामा का कुछ और सोचे, तो इसलिए मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया। बाकी मेरी बुक जो भी है वो पूरी क्या बेटा, अमेंडेड है। समझ में आ गया? अरे यस और नो रे? पक्का। चलो उसके बाद अगर अपन देखें तो बाकी और कोई काम का नहीं है इसके अंतर्गत। समझ में आ गया? चलो इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे क्या हैं बेटा, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज अपन बस क्योंकि एकदम ताजा ताजा है तो कुल मिला के मैं आपको यही 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन अपन कल की क्लास में स्टार्टिंग में पहले ये करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार ये देख लो बेटा क्या बोल रहा है। सिर्फ वैसे ऊपरी ऊपरी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, थोड़ा अंदर कल अपन थोड़ा गहराई में देखेंगे। जल्दी बताइए। चलिए बताएंगे बेटा। 5 मेंबर थे, पांचों एक साथ ही चल बसे तो कंपनी बंद हो गई। हाँ, क्यों? परपेचुअल सक्सेशन। डिफाइन ओपीसी एंड स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग द मेंबरशिप। मेंबरशिप के लिए 3 रूल्स है। पहला नेचुरल, सिटीजन और रेसिडेंट। क्या? चलो ब्रीफली एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अग्रीमेंट क्या हो जाता है? वॉइड एब इनिशियो। और कौन लाइबल होते हैं? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। चलो करेक्ट और इनकरेक्ट बताएंगे बेटा। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी और कैन नॉट बी sued. False. A private limited company must have a minimum of 2 members, while a public company must have at least 7 members. क्या ये बात सही है? ओके चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो कल अपना एजेंडा क्या है बेटा? LLP और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलो।